अध्याय 66। आर्यन का एक्शन शुरू। चाचा कुंदन, जो फोटो मैंने आपको भेजी थी वो महिला आपको कैसी लगी? क्या आप उसे पसंद करते हैं? दुबे कुंदन के शौक को अच्छी तरह जानता था कि उसे सुंदर महिलाएं पसंद हैं। इसलिए दुबे का इरादा माधुरी यानी लियू युए को अपने चाचा को उपहार के रूप में देने का था। दुबे का शुरुआती मिशन अपने संप्रदाय के लिए धन जुटाना था। माधुरी की कंपनी के पास इतना पैसा था जो उनके संप्रदाय की साधना को तेज करने के लिए औषधीय पौधे खरीदने के लिए पर्याप्त था। दुबे को बीरबल और समीर की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए ये बाप बेटे केवल मोहरे थे। वे दुबे की हथेली पर नाचने वाली कठपुतलियों की तरह थे। कंपनी पर कब्जा करने की योजना सफल होने के बाद दुबे का इरादा इन दोनों को रास्ते से हटाने का था। हाँ भतीजे, मुझे वो फोटो पसंद आई जो तुमने भेजी थी, और अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ एक और महिला है जो बहुत सुंदर है। भला मैं संतुष्ट क्यों ना हूं? दुबे कुंदन ने फर्श पर पड़ी पूजा की ओर कामुक नजरों से देखा। पूजा को उस अधेड़ उम्र के आदमी से घृणा हो रही थी। उसने फर्श से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न था और हिल नहीं रहा था। पूजा की चेतना भी धुंधली होने लगी थी। उसने सोचा नहीं था कि दुबे कुंदन का जहर इतनी तेजी से काम करेगा। मुझे खुशी है कि आपको ये महिला पसंद आई, बस मेरा इनाम देना मत भूलिएगा। दुबे लाभ पाने के लिए बेताब था। निश्चिंत रहो, संप्रदाय वापस लौटने पर मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ विशेष गोलियां दूंगा। दुबे कुंदन ने वादा किया। दुबे कुंदन उस ओर बढ़ा जहां माधुरी बेहोश थी। वो माधुरी का असली चेहरा देखना चाहता था कि क्या वो दुबे द्वारा भेजी गई फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। माधुरी बेहोश थी और उसका सिर मेज पर टिका था। उसके लंबे बालों के कारण दुबे कुंदन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और माधुरी को छूना चाहा। इससे पहले कि वो माधुरी को छू पाता, किसी ने उसका हाथ रोक लिया। वो व्यक्ति कोई और नहीं, आर्यन था। चटक! आर्यन ने दुबे कुंदन का दाहिना हाथ मरोड़कर तोड़ दिया। दुबे कुंदन इसके लिए तैयार नहीं था। आह कुत्ते, बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से चिल्ला उठा। उसने अपना टूटा हुआ हाथ थाम लिया। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं, जिसे ठीक करना बहुत कठिन होगा। दुबे ने सोचा नहीं था कि उसकी जहरीली सुई चुभने के बाद भी आर्यन जिंदा होगा और वो अपने चाचा तक को चोट पहुंचाने में सक्षम होगा। दरअसल आर्यन ने शुरू से ही जहरीली सुई से बेहोश होने का नाटक किया था। कारण बहुत सरल था। कमरे में पूजा मौजूद थी और आर्यन को यकीन था कि वो अकेले सब संभाल लेगी। पूजा का साधना स्तर इतना ऊंचा था कि वो दुबे को आसानी से हरा सकती थी, लेकिन इस अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक आकर पूजा पर हमला कर दिया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख आर्यन ने कदम उठाने का फैसला किया। उसने तुरंत दुबे कुंदन का वो हाथ तोड़ दिया जो माधुरी को छूने वाला था। चटक! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। दुबे कुंदन दहाड़ा। इस बार वो वास्तव में क्रोधित था। उसने अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 7वें स्तर की पूरी आभा छोड़ दी। पूरा कमरा कांपने लगा और सामान हिलने लगा। खिड़कियों के कांच और लैंप टुकड़े टुकड़े हो गए, यहां तक कि फर्श भी फटने लगा। आर्यन को डर लगा कि अगर ये जारी रहा तो इमारत नष्ट हो सकती है और दूसरों को खतरा हो सकता है। आर्यन ने 9 छाया कदम का उपयोग किया और तेजी से दुबे की ओर झपटा। उसने मीटियोर ब्लो का प्रहार किया। बाम माम! दुबे उछलकर इमारत की खिड़की से बाहर जा गिरा। दुबे कुंदन आर्यन की गति को देख भी नहीं पाया था। दुबे कुंदन अपने भतीजे को बचाने जाना चाहता था, लेकिन तभी आर्यन ने उसका सिर बहुत जोर से पकड़ लिया। आर्यन उसे पकड़कर माधुरी कंपनी की इमारत से दूर ले उड़ा। जाने से पहले आर्यन ने कमरे में एक सुरक्षा कवच लगा दिया ताकि कोई और अंदर न आ सके। आर्यन पूरी रफ्तार से उड़ा और दुबे कुंदन को एक पुराने सुनसान गोदाम में ले गया जो आबादी से काफी दूर था। वहां आर्यन ने दुबे कुंदन को जमीन पर दे मारा, बाम, और खुद भी नीचे उतरा। यहां वे दोनों अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। दुबे कुंदन जमीन से उठा और चारों ओर देख आर्यन की ओर मुड़ा। वो समझ नहीं पाया कि आर्यन उसे उड़ाकर यहां कैसे लाया। क्या आर्यन वास्तव में उड़ सकता था या उसने किसी जादुई वस्तु का उपयोग किया था? इसके अलावा वो आर्यन के साधना स्तर का पता नहीं लगा पा रहा था। इसकी 2 संभावनाएं थीं, या तो आर्यन का स्तर उससे ऊंचा था या वो अपनी शक्ति छुपाने के लिए किसी उपकरण का उपयोग कर रहा था। दुबे कुंदन को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन एक एम्परर रेल्म का साधक हो सकता है। यदि आर्यन वास्तव में उड़ सकता था तो कुंदन के अनुसार उसे स्काई प्रोफाउंड रेल्म के स्तर पर होना चाहिए। उस स्तर पर एक साधक लिमिटेड समय के लिए उड़ सकता है, जबकि एम्परर रेल्म में वो समय की सीमा के बिना उड़ सकता है। आर्यन की उम्र देख वो एम्परर रेल्म का नहीं लग रहा था।
कुंदन को खुद अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 7वें स्तर तक पहुंचने में 7 दशक लगे थे। उसने 10 वर्ष की उम्र से अभ्यास शुरू किया था। लड़के, तुम वास्तव में कौन हो? कुंदन ने सीधे पूछा। मैं बस एक सामान्य स्कूल का छात्र हूं, आर्यन ने जवाब दिया। कुंदन को यकीन नहीं हुआ। अगर एक स्कूल का छात्र इतना शक्तिशाली हो सकता था तो संप्रदाय के सभी छात्र स्कूलों में ही भर्ती हो जाते। अब स्थिति प्रतिकूल देख कुंदन ने 100 विषैले जादुई जीव तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचा। ये जहर उसके गुरु ने बनाया था, जिसने एक बार स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शुरुआती स्तर के साधक को भी मार दिया था। यहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा, चलो लड़ते हैं। आर्यन ने 1 लाख अग्नि तलवार तकनीक का उपयोग किया और उसके पीछे 10 अग्नि तलवारें प्रकट हुईं। जैसे ही आर्यन ने यह तकनीक शुरू की, उसका साधना स्तर अर्थ प्रोफाउंड रेल्म का दूसरा स्तर दिखने लगा। जब कोई साधक अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो उसका असली स्तर देखा जा सकता है। कुंदन को लगा कि उसने आर्यन को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ लिया। उसकी शक्ति तो उससे कहीं कम निकली। उसे लगा कि उसका हाथ केवल इसलिए टूटा क्योंकि वो तैयार नहीं था। अब उसे इस लड़के को मारने का पूरा भरोसा हो गया। दरअसल आर्यन ने अपनी असली ताकत छुपाने के लिए राइडेरन पेंडेंट हार का उपयोग किया था, ताकि वो अपनी शक्ति को इच्छा अनुसार बदल सके। वो देखना चाहता था कि यह हार काम करता है या नहीं। हा, लड़के, तुम तो केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर हो। दुर्भाग्य से मैं 7वें स्तर पर हूं। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। दुबे कुंदन के शरीर से जहरीली आभा निकलने लगी। भले ही उसके पास अब एक ही हाथ बचा हो, लेकिन आर्यन से लड़ने के लिए वो पर्याप्त था। अध्याय 67। एक मुक्का। दुबे कुंदन बहुत क्रोधित था। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। लड़के, मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि मौत से भी भयानक क्या होता है। कुंदन का शरीर काला पड़ गया। ये दुबे जीत जैसा ही था, लेकिन इस बार काला रंग बहुत गाढ़ा था। कुंदन के शरीर का विष दुबे जीत के विष से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। कुंदन ने फिर आर्यन पर विषैला पंजा पॉइजनस क्लॉ तकनीक से हमला किया। उसका बायां हाथ एक जंगली जानवर के पंजे के आकार में बदल गया। उसने इस तकनीक के लिए अपने शरीर का सारा विष एक जगह केंद्रित किया। इसका स्वाद चखो कमीने। कुंदन दहाड़ा और अपना विषैला पंजा आर्यन की ओर चलाया। आर्यन ने अपनी 10 अग्नि तलवारों को सामने की ओर कर दिया। वे 10 उड़ती हुई अग्नि तलवारें एक घेरे में आ गईं और आर्यन के लिए एक अग्नि ढाल बना ली। बाम! विषैला पंजा तकनीक आर्यन की अग्नि तलवारों से टकराई। कुंदन हार गया और कुछ मीटर पीछे हट गया। कुंदन ने देखा कि उसका बायां हाथ जल रहा था और उसमें बहुत दर्द हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन की अग्नि तलवार तकनीक इतनी शक्तिशाली होगी। उसने कभी ऐसी अग्नि तलवार तकनीक नहीं देखी थी। यहां तक कि जब वो चोटी के संप्रदायों से मिला था, तब भी उसे याद नहीं आ रहा था कि कोई आर्यन जैसी तकनीक का उपयोग कर सकता है। चूंकि विष संप्रदाय काफी दुष्ट संप्रदाय है, इसलिए अक्सर अन्य धर्मपरायण संप्रदाय उनका पीछा करते हैं। इस कारण विष संप्रदाय अन्य दुष्ट संप्रदायों के साथ गठबंधन कर लेता है, ताकि वे सच्चे मार्ग के संप्रदायों के हमलों से बच सकें। अगर मैं इस व्यक्ति के करीब से लड़ूंगा तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। मेरे पास उसके उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कुंदन ने अपनी पूरी आभा छोड़ते हुए कुछ अजीब हरकतें की। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि कुंदन क्या करना चाहता है। जब वो हलचल पूरी हुई तो कुंदन के शरीर में ऐंठन हुई और उसने बड़ी मात्रा में काला तरल उगला। ये काला तरल इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। उस काले तरल ने अंततः एक विशाल बिच्छू का आकार ले लिया, जो 6 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा था। वो विशाल बिच्छू आर्यन की ओर दहाड़ा। कुंदन इस समय उस बिच्छू के ऊपर था। उसका चेहरा काफी पीला पड़ गया था, क्योंकि इस दानव को बुलाने में उसने अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर दी थी। तुम्हें मेरी ये आह्वान तकनीक कैसी लगी? कुंदन ने आर्यन को कमतर समझते हुए ठहाका लगाया। ये बिच्छू दानव कुंदन का गौरव था। ये उसके शत्रुओं के लिए एक डरावना साया था। हमला करो! कुंदन ने उस विशाल दानव को आर्यन पर हमला करने का आदेश दिया। वो विशाल दानव एक बार फिर दहाड़ा और आर्यन की ओर बढ़ा। उसके चलने मात्र से पूरी जमीन थरथराने लगी। बिच्छू दानव ने अपने पंजे फैलाए और आर्यन के शरीर को काटना चाहा। आर्यन को पहले से ही इस हमले का अंदाजा था। उसकी अग्नि तलवारें उड़ी और बिच्छू के दोनों पंजे काट दिए। वाग! अपने अंग कटने पर बिच्छू दानव बहुत क्रोधित हुआ, पर उसके हाथ और पंजे तेजी से फिर से उगाए। ये देखकर आर्यन की भौवें थोड़ी सिकुड़ी। ये दानव वास्तव में बहुत तेजी से खुद को ठीक कर सकता है। बिच्छू दानव ने अपनी पूंछ का उपयोग किया और आर्यन को डंक मारने की कोशिश की। आर्यन ने दानव के सारे हमलों को चकमा दे दिया। बिच्छू की पूंछ से निकलने वाला जहर काफी खतरनाक था,
भले ही वो पल भर में घुल जाए, फिर भी वो किसी को पिघला सकता था। खैर, चूंकि आर्यन का साधना स्तर काफी ऊंचा था, इसलिए ये जहर उसके लिए खतरनाक नहीं था। धिक्कार है, ये लड़का बहुत तेज है, मेरा बिच्छू दानव इसे पकड़ ही नहीं पा रहा है। बिच्छू, अपना जहर इस पर थूको। कुंदन के निर्देश मिलते ही बिच्छू दानव ने अपने मुंह से जहर उगला। उस जहर की फुहार का घेरा बहुत चौड़ा था, जिसने कई 100 मीटर के इलाके को ढक लिया। जहरीली फुहार आर्यन पर पड़ी और वो पूरी जगह जहरीले धुएं से भर गई। छिड़काव की चपेट में आने वाली हर चीज पिघलकर वाष्पित हो रही थी, यहां तक कि पुराने गोदाम की इमारतें भी इस जहर से पिघल गईं। ये देखकर कुंदन बहुत खुश हुआ। उसे यकीन था कि इस जहर की चपेट में आने के बाद आर्यन पिघल गया होगा। हाँ, वो कुत्ता अब तक मर चुका होगा। कुंदन खुशी से हंसा, पर कुंदन की हंसी अचानक रुक गई। उसने देखा कि आर्यन अभी भी सीधा खड़ा था। हालांकि आर्यन के ऊपर के कपड़े पिघल गए थे, लेकिन उसके शरीर पर जहर के कोई निशान नहीं थे और ना ही वो घायल था। ये देखकर कुंदन के होश उड़ गए। यहां तक कि चोटी के अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के विशेषज्ञ भी बिना किसी सुरक्षा के इस बिच्छू के जहर को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते, और आर्यन ने बिना किसी सुरक्षा के इसे झेल लिया। कुंदन अब आर्यन से थोड़ा डरने लगा था। ये व्यक्ति पूरी तरह से असामान्य था। तुम्हारा ये दानव और इसका जहर काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हारी इस अकड़ के लिए इतना काफी है। आर्यन आगे बढ़ा और बिच्छू दानव को एक मुक्का मारा। बाम! आर्यन के सिर्फ एक मुक्के से उस बिच्छू दानव के चिथड़े उड़ गए। वो दानव टुकड़ों में बिखर गया और उसके ऊपर बैठा कुंदन कई दर्जन दूर जाकर एक इमारत से टकराया। चूंकि कुंदन पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए उसके लिए वापस उठना मुश्किल था। कुंदन ने आतंक भरी नजरों से आर्यन को देखा। उसने सोचा, इसने मेरे बिच्छू दानव को सिर्फ एक मुक्के में तबाह कर दिया। ये व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली हो सकता है। पहले कुंदन को लगता था कि आर्यन सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर है, लेकिन उसकी ये भयानक शक्ति देखकर अब उसे इस बात पर विश्वास नहीं रहा। रुको, मेरा बिच्छू दानव खुद को ठीक क्यों नहीं कर रहा? भले ही वो टुकड़ों में बट गया था, लेकिन वो फिर से जुड़ सकता था, पर यहां सुधार का कोई संकेत नहीं था। कुंदन, क्या यह मुमकिन है कि इसे बिच्छू दानव की कमजोरी पता हो? क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? आर्यन ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली के भीतर एक नाभिक था। आर्यन ने उस सस्ते हथकंडे यानी बिच्छू दानव के नाभिक को मुट्ठी में भींचकर नष्ट कर दिया। भले ही बिच्छू दानव बार बार जी उठे, लेकिन जब तक आप उसके जीवन के केंद्र को ढूंढकर नष्ट नहीं कर देते, वो फिर से नहीं बन पाएगा। आर्यन फिर कुंदन के पास पहुंचा। उसे अपनी ओर आता देखकर कुंदन बुरी तरह डर गया, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था। पास मत आओ, मैं जानता हूं मेरी गलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस बार कुंदन दया की भीख मांगने लगा। आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया और पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ ली। मुझे बताओ, तुम्हारा संप्रदाय माधुरी की कंपनी के पीछे क्यों पड़ा है? मैं जवाब देते समय कुंदन हकलाने लगा। जल्दी बोलो। आर्यन ने गुस्से में कुंदन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। असल में हम माधुरी की कंपनी को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास धन की कमी है। आप जानते हैं कि हम जैसे दुष्ट संप्रदायों के उन बड़े परिवारों से अच्छे संबंध नहीं होते जो दुनिया में प्रभाव रखते हैं। इसलिए कुछ पाने के लिए हम आमतौर पर छोटे संप्रदायों या अमीर लोगों से छीनते हैं। इसके विपरीत सच्चे मार्ग के संप्रदायों को सरकार और बड़े परिवारों से लाभ मिलता है। आमतौर पर बड़े परिवार संप्रदाय को कर ट्रिब्यूट देते हैं ताकि उनके परिवार की सुरक्षा हो। इसलिए प्रभावशाली परिवारों को गिराना मुश्किल है, क्योंकि उनके पीछे बहुत शक्तिशाली संप्रदाय होते हैं। साधारण संप्रदाय हम जैसे खतरनाक अपराधियों को मारने का काम भी स्वीकार कर सकते हैं। यही कारण है कि हम माधुरी की कंपनी को निशाना बना रहे हैं। उसकी कंपनी की आर्थिक मदद से अगले कुछ दशकों तक हमारे संप्रदाय को धन की कोई कमी नहीं होगी। जिन बड़े परिवारों की बात वो कर रहा था, वो शायद कैपिटल में होंगे। आर्यन को पहली बार पता चला कि प्रभावशाली परिवारों का संबंध गुप्त संप्रदायों से होता है। आर्यन ने फिर कुंदन की कॉलर छोड़ दी। लड़के, तुम बहुत भोले हो। कुंदन ने अपनी आस्तीन से एक चाकू निकाला और आर्यन पर वार किया। लेकिन इससे पहले कि चाकू आर्यन को छू पाता, कुंदन जमकर एक बर्फ की मूर्ति बन गया। आर्यन को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने कहा, कब तक छिपे आओगे? बाहर आओ। आर्यन ने उस नवागंतुक को बाहर आने के लिए कहा। कुंदन से लड़ते समय ही आर्यन को किसी के आने का आभास हो गया था, लेकिन वो व्यक्ति अब तक चुपचाप खड़ा उनकी लड़ाई देख रहा था। अध्याय 68। नकाब के पीछे की सुंदरता। आर्यन यानी येचन ने उस व्यक्ति को बाहर आने के लिए चिल्लाकर कहा जिसने दुबे कुंदन को हराया था, लेकिन ऐसा लगा कि वो व्यक्ति प्रकट नहीं होना चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम गोदाम के पीछे छिपे हो, बाहर क्यों नहीं आ जाते? इस बार आर्यन ने सीधे उस छिपने के स्थान का खुलासा कर दिया।
छिपने वाला व्यक्ति थोड़ा हैरान था क्योंकि आर्यन ने उसे ढूंढ लिया था। उसका स्तर आर्यन से कहीं ऊंचा होना चाहिए था और उसकी छलावरण तकनीक इतनी सटीक थी कि समान साधना स्तर वाले व्यक्ति के लिए भी उसे ढूंढना बहुत कठिन था। अंततः उस व्यक्ति ने आर्यन के सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। सफेद फीनिक्स शर्ट पहने एक महिला आकाश से नीचे उतरी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और शरीर सुडौल था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और आंखें स्फटिक जैसी नीली और साफ थीं। दुर्भाग्य से इस महिला ने अपना चेहरा ढकने के लिए नकाब पहना हुआ था, इसलिए आर्यन उसका चेहरा नहीं देख सका। भले ही आर्यन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर वो जानता था कि ये महिला अत्यंत सुंदर होगी। तो ये एक सुंदर महिला है। मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। इस महिला को इतनी शालीनता से नीचे उतरते देख आर्यन ने तुरंत उसकी प्रशंसा की और आभार व्यक्त किया। तुम्हें मेरा छिपने का स्थान कैसे मिला? उस महिला की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। आर्यन उस सफेद फीनिक्स सूट वाली महिला की तीखी नजरें खुद पर महसूस कर सकता था। ये पहली बार था जब आर्यन इतनी ठंडी महिला से मिला था। शायद ये सिर्फ एक भाग्यशाली तुक्का था, क्योंकि आर्यन ने वर्तमान में अपनी साधना का स्तर अर्थ प्रोफाउंड रेल्म में बदला हुआ था, इसलिए वो केवल अनजान बनने का नाटक कर रहा था। सफेद पोशाक वाली महिला ने सोचा कि आर्यन के वर्तमान साधना स्तर के साथ उसका पता लगाना असंभव था। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए किस विधि का उपयोग किया। उस महिला की आवाज और भी ठंडी हो गई। आर्यन केवल फीकी मुस्कान ही दे सका। शब्दों के जरिए इस महिला से निपटना काफी कठिन था। सुश्री, मैं तो केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के ज्ञान वाला एक साधारण साधक हूं। मेरी तुलना आप जैसी शक्तिशाली महिला से कैसी की जा सकती है? आर्यन ने उस महिला के सामने खुद को छोटा दिखाने का नाटक किया। अगर मैंने दानव के साथ तुम्हारा युद्ध ना देखा होता तो मैं विश्वास कर लेती कि तुम केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर हो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई देखने के बाद मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुम केवल उस कमजोर स्तर पर हो। तुमने निश्चित रूप से उस भयानक शक्ति को पाने के लिए किसी जादुई कौशल का अभ्यास किया है। आर्यन अब समझ गया कि ये महिला बाहर क्यों आई और उससे बात क्यों कर रही है। उसे केवल आर्यन की साधना तकनीक में दिलचस्पी थी। तो सुश्री को मेरी तकनीक में बहुत दिलचस्पी है। मुझे इसे बताने में खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या है? उस महिला ने तुरंत पूछा कि आर्यन की क्या शर्त है। ये बहुत आसान है। मैं बस आपका असली चेहरा देखना चाहता हूं। आर्यन को ये कहते ही उस महिला की जानलेवा आभा महसूस हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसकी शर्त से इतनी क्रोधित हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी शर्त रखने की? क्या तुम वास्तव में मरना चाहते हो? सफेद फीनिक्स पोशाक वाली महिला ने गुस्से में आर्यन को धमकी दी। आर्यन को धमकियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसने अब परवाह करना छोड़ दिया। नौ छाया कदम का उपयोग करके और तेजी से उस महिला का नकाब छीन लिया। अत्यंत सुंदर। आर्यन उस महिला की पूर्ण सुंदरता को देखकर तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। उस महिला को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर हवा लग रही है। बिना ये समझे कि उसका नकाब गायब हो गया है, उसने तुरंत आर्यन की ओर देखा और उसका नकाब पहले से ही आर्यन के दाहिने हाथ में था। वो महिला नकाब छीनते समय आर्यन की गति को देख तक नहीं पाई थी। आर्यन के आसपास का तापमान अचानक नाटकीय रूप से गिर गया और बहुत ठंडा हो गया। उस महिला ने आर्यन के प्रति अपनी पूरी जानलेवा शक्ति बाहर निकाल दी। ये महिला अब तक आर्यन द्वारा मिले सभी लोगों में सबसे ऊंचे साधना स्तर वाली थी। वो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 9वें स्तर पर थी। मृत्यु। आर्यन के पैरों के नीचे से एक बर्फ का खंबा निकला। सौभाग्य से आर्यन ने आसानी से उस हमले को चकमा दे दिया। उस महिला का यह हमला वास्तव में आर्यन को एक ही बार में मार देने के इरादे से था। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि नकाब हटाने पर एक महिला की प्रतिक्रिया ऐसी होगी। आर्यन को अपने हमलों से बचते देख वो महिला और भी क्रोधित हो गई। उसने अपने चारों ओर तैरते हुए बर्फ के फूल बनाए और वो तैरते हुए बर्फ के फूल तुरंत आर्यन की ओर बढ़े और हमला कर दिया। आर्यन महसूस कर सकता था कि उन फूलों में स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 9वें स्तर की पूरी शक्ति समाहित थी। आर्यन ने आखिरकार 1,00,000 अग्नि तलवार तकनीक का उपयोग किया। उसकी 10 अग्नि तलवारें उन बर्फ के फूलों की ओर निर्देशित की गईं। बैम 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 बैम। जब आर्यन की 10 अग्नि तलवारें और उसके बर्फ के फूल आपस में टकराए तो बम फटने जैसी बहुत तेज आवाज हुई। वो सुंदर महिला ये देखकर तुरंत दंग रह गई। ये बहुत स्पष्ट था कि आर्यन द्वारा अभी उपयोग की गई शक्ति केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर की थी, लेकिन उसे जो आश्चर्य हुआ वो ये था कि उसकी बर्फ के फूल तकनीक आर्यन की उड़ती अग्नि तलवार तकनीक द्वारा नष्ट कर दी गई थी। उसने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा कर सके। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर भी स्वर्ग और पृथ्वी की तरह अलग अलग था। ये वास्तव में उसके अब तक के ज्ञान और सामान्य ज्ञान से परे था।
उस ठंडी सुंदरी को ये पता नहीं था कि आर्यन के पास मौजूद शक्ति उसकी शक्ति से कहीं अधिक थी। मैं वास्तव में आपकी सुंदरता को और अधिक समय तक निहारना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से आपका स्वभाव बहुत खराब है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। आर्यन ने ठंडी सुंदरी का नकाब वापस कर दिया। क्रोधित महिलाएं आमतौर पर पागलपन वाली हरकतें करती हैं, इसलिए बेहतर था कि आर्यन जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। उस सुंदर महिला ने ठंडेपन से अपना नकाब वापस लिया और उसे पहन लिया, लेकिन नकाब पहनते ही आर्यन उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से आर्यन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो आसपास आर्यन को बिल्कुल महसूस नहीं कर सकी। वो सुंदरी वास्तव में बहुत क्रोधित थी। बाद में देखूंगी तुम्हें। अगर तुम मुझे फिर मिले तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगी। बैम! और दुबे कुंदन की बर्फ की मूर्ति टूटकर बिखर गई। इतना करने के बाद वो सुंदर महिला क्षितिज की ओर उड़ गई। अध्याय 69 दुनिया में मौजूद महान शक्तियां। आर्यन वापस माधुरी की कंपनी की इमारत पर लौटा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे दुबेजीत का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। तो वो अभी भी जिंदा है और भागने में सफल रहा। भविष्य में शायद दुबेजीत वापस आए और उससे या माधुरी से बदला लेने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि समस्या अभी यहां खत्म नहीं हुई है। चूंकि आर्यन और दुबे कुंदन के बीच काफी देर तक लड़ाई चली थी, उस समय ने दुबेजीत को यहां से भागने का पर्याप्त समय दे दिया। निश्चित रूप से अब तक वो शहर छोड़ चुका होगा। आर्यन ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि वापस मीटिंग रूम में चला गया। सबसे पहले उसने माधुरी और सीतू दादी की स्थिति जांची। ये देखकर कि वे ठीक हैं और केवल पूजा की दवा से बेहोश हुई हैं, आर्यन ने राहत की सांस ली। पूजा इस समय फर्श पर लेटी थी और उसकी सांसें अनियमित थीं। आर्यन उसके पास गया और उसकी जांच की। जब उसने पूजा की त्वचा को छुआ तो वो महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कभी गर्म तो कभी ठंडा हो रहा था। दुबे कुंदन की हथेली का जहर पूजा के पूरे शरीर में फैलने लगा था। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत पूजा की शर्ट के बटन खोल दिए। शर्ट खुलते ही उसकी कोमल और निष्कलंक त्वचा दिखाई दी। उसने बैंगनी रंग की अंतःवस्त्र पहनी हुई थी। आर्यन उस पल उसकी सुंदरता को निहारे बिना नहीं रह सका। उसे मानना पड़ा कि पूजा वास्तव में एक अद्भुत सुंदरी थी। लेकिन आर्यन को तुरंत वास्तविकता का एहसास हुआ। उसने देखा कि पूजा के सीने का दाहिना हिस्सा काला पड़ गया था। उसने तुरंत उसके अंतःवस्त्र को हटाया, जिससे उसकी सुडौल देह आर्यन की आंखों के सामने पूरी तरह उजागर हो गई। फिर आर्यन ने अपने स्टोरेज रूम से सुइयों का एक सेट निकाला। उसने रक्त परिसंचरण के मार्ग में सुइयां चुभाकर शुरुआत की, ताकि पूजा का जहर फैलना बंद हो जाए। एक बार जहर का फैलना रुक गया तो अब बस उसके शरीर से जहर बाहर निकालना बाकी था। आर्यन ने अपना सिर झुकाया और अपने होंठ खोले। उसने जहर को चूसना शुरू किया। जब उसने उसके वक्ष से जहर खींचा तो पूजा की पलकें हल्की सी कांपीं। आर्यन जहर चूसता, फिर उसे फर्श पर थूक देता। उसने ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जब तक पूजा के शरीर से जहर पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। जहर निकलने के बाद उसका तापमान और सांसें सामान्य होने लगीं। काम पूरा करने के बाद आर्यन ने सारी सुइयां वापस अपने स्टोरेज रूम में रख दीं। फिर वो पूजा को दूसरे कमरे में ले गया और उसे सोफे पर लिटा दिया। उसने उसे एक गोली दी ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। पुलिस अधिकारी पूजा, तुम पर अब मेरी जान का कर्ज है। ये कहकर आर्यन कमरे से बाहर आ गया और वापस मीटिंग रूम में लौट आया। इन सभी लोगों में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने पूजा की निद्रा चूर्ण को नहीं सूंघा था। वो व्यक्ति निश्चित रूप से दादाजी विजय थे। अगर आर्यन ने सबकी सांसों की जांच ना की होती तो उसे पता नहीं चलता कि दादाजी विजय इस समय केवल बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। आर्यन, दादाजी विजय, अब केवल हम दोनों ही होश में हैं, आप अभी भी सोने का नाटक क्यों कर रहे हैं? दादाजी विजय ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े आर्यन की ओर देखा। एक साधक के जैसी उम्मीद थी, तुम मेरी चाल को समझ गए। दादाजी विजय ने आर्यन की कौशल की प्रशंसा की, जबकि उन्हें अपने श्वास नियंत्रण पर बहुत भरोसा था। ऐसा लगता है कि दादाजी विजय साधकों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। क्या आप पहले भी कई साधकों से मिले हैं? आर्यन ने उनसे पूछा। दादाजी विजय, तुम सही कह रहे हो। भले ही मैं कोई साधक नहीं हूं, लेकिन जब मैं जनरल के रूप में सेवा कर रहा था तब मैं बहुत सारे साधकों से मिला था। वे बहुत शक्तिशाली लोग थे। यहां तक कि सर्वोच्च जनरल भी उनका बहुत सम्मान करते थे।
एक पूर्व जनरल होने के नाते साधकों के बारे में उनका ज्ञान कम नहीं था। दादाजी विजय, क्या हमारी सरकार के पीछे भी कोई बहुत शक्तिशाली साधक है? आर्यन ने पूछा। सरकार के पीछे वास्तव में बहुत शक्तिशाली साधक हैं। उन्हें रक्षक कहा जाता है। उनका काम देश की रक्षा करना है यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। उनमें समुद्र को चीरने या बड़े शहर को नष्ट करने की शक्ति है। उन्हें चलता फिरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहा जा सकता है। आर्यन उनकी कहानी को गहराई से सुन रहा था। अगर इस देश के पास ऐसी शक्ति है तो ये देश दुनिया का शासक क्यों नहीं बन जाता? दादाजी विजय, आर्यन, भले ही हमारे पास रक्षक हैं, लेकिन अन्य देशों के पास भी हैं। हालांकि उन्हें साधक नहीं कहा जाता, लेकिन उनकी ताकत हमारे देश से भी ऊपर हो सकती है। कुछ महान शक्तियों के नाम जो मैं जानता हूं वे हैं पवित्र चर्च, केओस ब्रिज, डार्क लेगेसी, कार्मिला रोज, यगातामा ओरोची, ब्लू एस्पर और डेविल लूसिफर। मैं बस इतना ही जानता हूं। ये सभी नाम उन ताकतों के हैं जो आज इस दुनिया पर राज करती हैं। दुनिया भर के देश इन ताकतों से संघर्ष करने से पूरी कोशिश करते हैं। उनकी बात सुनकर आर्यन को समझ आने लगा कि पृथ्वी पर भी बहुत शक्तिशाली लोग थे। अगर कोई साधारण व्यक्ति ये सुनता तो वो इसे पागलपन समझता, लेकिन आर्यन के लिए ये सच था। अब वो इस पृथ्वी पर अकेला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। जब वो पृथ्वी पर आया था उसे पूरा भरोसा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अब उसे फिर से सोचना पड़ा। अब उसे अपनी शक्ति जल्द से जल्द बढ़ाने पर ध्यान देना था ताकि वो उन महान शक्तियों के बराबर खड़ा हो सके। तो क्या हमारे देश में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उन सब का मुकाबला कर सके? आर्यन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। निश्चित रूप से है। वे सबसे शक्तिशाली साधक इस समय कुनलुन की पवित्र भूमि में है। जब उन्होंने कुनलुन कहा तो आर्यन को उनके लहजे में थोड़ी शत्रुता महसूस हुई। उत्सुकता के कारण आर्यन ने तुरंत पूछा, दादाजी विजय, क्या आपका कुनलुन के लोगों के साथ कोई विवाद हुआ था? अध्याय 70 दादाजी से मुलाकात। दादाजी विजय, बिल्कुल सही नहीं। संघर्ष से बढ़कर ये एक पुरानी रंजिश है। उन्होंने एक गहरी आह भरी। फिर भी मैं प्रतिशोध के बजाय अपना जीवन शांति से जीना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि शायद मैं उनसे लड़ने में सक्षम ना हूं। उनकी आंखों में मैं बस एक नन्ही चींटी की तरह हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आर्यन जानता था कि दादाजी विजय का चुनाव गलत नहीं था। अगर वो कुनलुन से लड़ने की जिद पर अड़े रहते तो ये निश्चित था कि उनका अंत अच्छा नहीं होता। दादाजी विजय केवल एक साधारण व्यक्ति थे। भले ही सरकार में उनके कई संपर्क थे, लेकिन सरकार कभी भी इतनी बड़ी शक्ति को नाराज नहीं करती। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अब आर्यन को समझ आने लगा था कि गुरु वसंत क्या कह रहे थे। ताकत के सामने सब कुछ शून्य है। इस जीवन में मेरी केवल एक ही आशा है, और वो है मेरी पोती। मुझे उम्मीद है कि वो अपना जीवन अच्छे से जिएगी। इस समय मेरी पत्नी के साथ वो मेरी एकमात्र अनमोल संपत्ति है। तो यही कारण है कि आप बदला नहीं लेना चाहते। अपनी पत्नी और पोती को नुकसान ना पहुंचाना एक समझदारी भरा फैसला था। वैसे मेरी पोती अभी काफी छोटी है। वो बहुत सुंदर लड़की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं। जब दादाजी विजय ने अपनी पोती के बारे में कहा तो वे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। क्षमा करें दादाजी विजय, मेरी पहले से ही एक प्रेमिका है। आर्यन ने उन्हें देखकर एक फीकी मुस्कान दी। अच्छा, ऐसा है। दादाजी विजय थोड़े निराश हुए। क्या तुम्हें यकीन है? मेरी पोती बहुत सुंदर है। उसे देखने के बाद तुम निश्चित रूप से उसमें रुचि लोगे। दादाजी विजय ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी शर्ट की जेब से एक फोटो निकाली और आर्यन की ओर बढ़ा दी। आर्यन ने उनकी अच्छी नीयत का सम्मान किया और फोटो ले ली। वो जानना चाहता था कि उनकी पोती कैसी दिखती है। जैसे ही आर्यन ने फोटो पलटी और उस पर कैद तस्वीर देखी, वो दंग रह गया। इस फोटो वाली लड़की आर्यन के लिए कोई अजनबी नहीं थी। आर्यन, दादाजी विजय, क्या आपकी पोती हेक्सिंग स्कूल में पढ़ती है? हाँ, अभी वो हेक्सिंग स्कूल में पढ़ रही है। ये इस शहर का नंबर 1 स्कूल है। दादाजी विजय ने अपनी इकलौती पोती की प्रशंसा करते हुए कहा। आर्यन, क्या उसका नाम प्रिया है? हाँ, उसका नाम प्रिया है। दादाजी ने सिर हिलाया। फिर उन्हें कुछ अजीब लगा और उन्होंने तुरंत महसूस किया, रुको, तुम्हें मेरी पोती का नाम कैसे पता? मैंने तो तुम्हें उसका नाम बताया ही नहीं। दादाजी विजय, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। प्रिया मेरी सहपाठी है और वो मेरी प्रेमिका भी है। आर्यन ने उन्हें सच बता दिया। क्या? दादाजी चिल्लाए और अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा ये युवक उनकी पोती का प्रेमी है।
आर्यन को अंदाजा नहीं था कि उनकी प्रतिक्रिया ऐसी होगी। क्या वो इसलिए नाराज थे कि आर्यन उनकी जानकारी के बिना प्रिया को डेट कर रहा था? दादाजी विजय अचानक बहुत खुशी से हंसने लगे। आर्यन अब और ज्यादा उलझन में था। आखिर वो नाराज थे या खुश? मेरी पोती प्रिया वाकई महान है। उसकी पारखी नज़र बहुत अच्छी है कि उसने ऐसा दामाद ढूंढ लिया। दादाजी विजय ने आर्यन की ओर बढ़ा और उसे गले लगा लिया। आर्यन उनकी इस हरकत पर केवल मुस्कुरा सका। उसने भी नहीं सोचा था कि दादाजी विजय भविष्य में उसके दादा ससुर बनेंगे। तभी माधुरी होश में आने लगी। अभी यहां क्या हुआ? उसे तुरंत याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। आर्यन, वो चिल्लाई और उसका नाम पुकारा। बेहोश होने से पहले उसे याद था कि दुबे जीत ने आर्यन के दिल पर वार किया था। माधुरी, क्या हुआ? आर्यन तुरंत उसे शांत करने के लिए उसके पास पहुंचा। माधुरी ने पास देखा और पाया कि आर्यन बिल्कुल ठीक था। आर्यन, तुम ठीक हो? उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। बॉइंग बॉइंग, आर्यन अपने सीने पर दो कोमल वस्तुओं के स्पर्श को महसूस कर सकता था। रुको, क्या माधुरी ने अंतःवस्त्र यानी ब्रा नहीं पहना है? उसे वो स्पर्श बहुत लचीला महसूस हुआ, जो केवल कपड़ों की एक परत से अलग था। आर्यन की ये सब कहने की हिम्मत नहीं थी। वो केवल मन ही मन सोच रहा था। माधुरी, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे लगा कि तुम... वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी आंखें नम थीं, जैसे अभी रो पड़ेगी। भले ही माधुरी की आर्यन से जान पहचान कम समय की थी, लेकिन उसके पास होने पर वो खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। माता पिता और दादाजी के जाने के बाद उसे लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। आर्यन काफी भावुक हो गया क्योंकि माधुरी उसकी चिंता कर रही थी। प्रिया के अलावा शायद वो दूसरी महिला थी जो उसके लिए इतनी परेशान थी। चिंता मत करो, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत किया। दादाजी विजय ने माधुरी को देखा, जो आर्यन को गले लगाए हुए थी। लगता है माधुरी और आर्यन के बीच का रिश्ता भी कुछ खास है, लेकिन उन्होंने दखल देना ठीक नहीं समझा। थोड़ी देर बाद माधुरी शांत हुई। आर्यन, असल में यहां चल क्या रहा है? उसने कमरे की ओर देखकर पूछा, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े तूफान ने उसे तहस नहस कर दिया हो। कहानी काफी लंबी है, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी हमें इन लोगों का हिसाब करना है। आर्यन ने बीरबल और उसके साथियों की ओर देखा। ये सारी समस्या इन्हीं लोगों से शुरू हुई थी। माधुरी ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। इस आदमी ने न केवल उसकी दादी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, बल्कि उन लोगों को भी जिन्हें वो प्यार करती थी। अब वो इन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। अब उन्हें उचित दंड मिलने का समय आ गया था। माधुरी, असल में यहां चल क्या रहा है? सीतू दादी भी जाग गईं। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो कमरे को तबाह पाया। वे बहुत उलझन में थीं। दीवारों में बड़े बड़े छेद थे और सब कुछ अस्त व्यस्त था। दादी, मुझे भी नहीं पता कि अभी यहां क्या हुआ। माधुरी को भी सच नहीं पता था। संभावना यही थी कि केवल आर्यन को पता था कि यहां पहले क्या हुआ था। एक एक करके बाकी लोग भी जागने लगे और कमरे की हालत देखकर हैरान रह गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने देखा था कि दुबे जीत ने माधुरी के सेवक को चाकू मारा था, लेकिन अब उस सेवक को ठीक देखकर वो सोचने लगे कि शायद वो कोई सपना या मतिभ्रम था। जागने वालों में बीरबल और उसका बेटा समीर भी थे, जो इस समय बुरी तरह डरे हुए थे। उनकी स्थिति सबसे खराब थी, क्योंकि दुबे जीत, जिस पर वे निर्भर थे, अब गायब था। बीरबल, माधुरी ने उसका नाम बहुत जोर से पुकारा। उसके स्वर में भारी क्रोध था। बीरबल के पूरे शरीर से पसीना छूट रहा था। बुरा हुआ, माधुरी बहुत गुस्से में लग रही है। अब मैं क्या करूं? सोच बीरबल, सोच। वो खुद को माधुरी के गुस्से से बचाने का रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा था। अध्याय 71 बीरबल किनारे पर है। बीरबल, क्या तुम अपने कार्यों से अवगत हो? माधुरी बहुत क्रोधित थी। यहां तक कि शेरधारक भी उसकी धधकती हुई अग्नि जैसे क्रोध को महसूस कर सकते थे। निर्देशक माधुरी, आपको शायद थोड़ी गलतफहमी हुई है। दुबे जीत वो अंगरक्षक है जिसे मैंने अभी अभी काम पर रखा है, और मैं उससे बहुत परिचित नहीं हूं। बीरबल केवल उस बात के लिए बहाना ढूंढ सका जो दुबे जीत ने उन सबके बेहोश होने से पहले की थी। दुबे जीत, तुम एक कमीने हो। जब ऐसी स्थिति आई तो तुम कहां चले गए? बीरबल ने मन ही मन दुबे जीत को कोसा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते जिसने अभी अभी आर्यन को चाकू मारा था? माधुरी ने बीरबल से सवाल किया। माधुरी वास्तव में दुबे जीत और बीरबल के बीच के संबंधों को उस वीडियो से जानती थी जो आर्यन ने कर दिखाया था। वो बस वीडियो दिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी, ताकि बीरबल कुछ और न कर सके। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं। आर्यन, कृपया वीडियो चलाओ। माधुरी ने तुरंत आर्यन को बीरबल और दुबे जीत के बीच हुई बातचीत का प्रमाण जारी करने के लिए कहा। आर्यन समझ गया और उसने तुरंत अपनी जेब से सेलफोन निकाला।
उसने बीरबल और दुबेजीत की बातचीत का वीडियो चलाया और यहां मौजूद सभी लोगों को दिखाया। श्रीमान दुबेजीत, क्या आपने इस बार सीतू दादी को जो जहर दिया है वो वास्तव में उन्हें मार डालेगा? दुबेजीत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि 1 सप्ताह से भी कम समय में बुढ़िया निश्चित रूप से मर जाएगी। इस बार का जहर ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। इस जहर का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आपको संदिग्ध होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीरबल की पत्नी, ये अच्छा है कि हमारी योजना इस बार सुचारू रूप से चलेगी और जल्द ही हम माधुरी की कंपनी पर कब्जा कर सकते हैं। बीरबल, जब तक बुढ़िया जल्द ही मर जाती है उसके सभी शेयर माधुरी को सौंप दिए जाएंगे। हमें बस माधुरी को अपने सभी शेयर हमें सौंपने के लिए मजबूर करना होगा। समीर, लेकिन पिताजी, हम माधुरी जैसी महिला को मुफ्त में अपने शेयर छोड़ने के लिए कैसे मनाएंगे? क्या ये हमारे लिए करना बहुत मुश्किल नहीं होगा? दुबेजीत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा जहर दूंगा जो लोगों को तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर देगा। तुम्हें बस वो जहर माधुरी को देना है, फिर तुम उसे अपनी इच्छा अनुसार कठपुतली की तरह नियंत्रित कर सकते हो। बीरबल, ये बहुत अच्छा है श्रीमान दुबेजीत, मुझे आपके साथ काम करने में खुशी हो रही है। दुबेजीत, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा वादा मुझे 15% शेयर देने का है। अगर तुमने मुकरने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। बीरबल, निश्चिंत रहें श्रीमान दुबेजीत, जब तक ये योजना सुचारू रूप से चलती है मैं उस समझौते को नहीं भूलूंगा जो हमने शुरू से किया था। वीडियो खत्म होने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया, जरा सी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बीरबल के खेमे में रहने वाले 24 शेयरधारक स्तब्ध थे। बीरबल सबसे ज्यादा आहत व्यक्ति था। वो तुरंत अपनी सीट पर पीछे गिर गया। सब खत्म हो गया, मेरा जीवन समाप्त हो गया। बीरबल के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी। धड़ाम, अचानक दरवाजा जोर से खुला। तुरंत सबकी निगाहें उस दरवाजे पर टिक गईं जो अभी अभी खुला था। पूजा ने अब अपने साधारण कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि अपनी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। पता चला कि दरवाजा जोर से खोलने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी पूजा थी। बीरबल और समीर इस महिला पुलिस अधिकारी को कमरे में जबरदस्ती प्रवेश करते देख सहम रहे। पूजा कमरे की स्थिति देखकर हैरान थी, क्योंकि दुबेजीत और वो व्यक्ति जिसने उस पर छिपकर हमला किया था, दुबे कुंदन, इस कमरे से गायब हो चुके थे। कमरे की स्थिति नियंत्रण में थी, भले ही ये कमरा उसके बेहोश होने की तुलना में कहीं अधिक अस्त व्यस्त था। यहां वास्तव में क्या हुआ? वे दुष्ट संप्रदाय के 2 लोग कहां गए? पूजा अपने बेहोश होने के बाद की घटनाओं को लेकर बहुत उलझी हुई थी। कमरे की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। हालांकि पूजा ने सोचा था कि दुष्ट संप्रदाय के 2 लोग कमरे में लोगों को बंधक बना लेंगे, लेकिन जमीनी स्थिति पूजा की सोच से डिफरेंट थी। पिछली घटना का विवरण। पूजा जागी और सोफे से उठी। उसने चारों ओर देखा। उसने खुद को दूसरे कमरे में पाया। उसे तब और झटका लगा जब उसने देखा कि उसके शरीर के कपड़े खुले हुए थे, यहां तक कि उसकी अंतःवस्त्र ब्रा भी सही जगह पर नहीं थी। अपने छाती के एक हिस्से पर पूजा किसी के दांतों के निशान देख सकती थी। वो इस पर बहुत क्रोधित हुई। तुम निर्लज्ज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को अपवित्र करने की? फिर पूजा ने कपड़े बदले और दुष्ट संप्रदाय के उन 2 लोगों से हिसाब चुकता करने के लिए वापस मीटिंग रूम की ओर भागी। लेकिन कमरे में प्रवेश करने के बाद स्थिति पूजा की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। ये जानकर कि प्रवेश करने वाला व्यक्ति केवल पुलिस अधिकारी पूजा थी, माधुरी तुरंत बीरबल की समस्या पर वापस आ गई। बीरबल, अब सारा सबूत उपलब्ध है, अब बताओ तुम इससे कैसे बचोगे? माधुरी ने तुरंत बीरबल को घेर लिया। बीरबल के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। माधुरी के पास उपलब्ध सबूत के बाद बहाने ढूंढने का कोई मतलब नहीं था। सब खत्म। जो योजनाएं मैंने सालों तक बनाई थीं, उनका अंत इस तरह विफल होने के साथ होना था। बीरबल बहुत पीला दिख रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बीरबल, तुम एक निर्लज्ज व्यक्ति हो, तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? बीरबल के खेमे के शेयर धारकों में से एक ने तुरंत उस पर शब्दों से हमला कर दिया। सही कहा, तुम जैसे निर्लज्ज इंसान के मन में सीतू दादी और माधुरी के प्रति इतने बुरे विचार कैसे आ सकते हैं? निर्देशक माधुरी, ये व्यक्ति इस ऑफिस में रहने के लायक नहीं है। आपको इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए ताकि इसे उचित सजा मिल सके। अंत में एक एक करके बीरबल के खेमे के लोग उसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। आर्यन इन लोगों के व्यवहार को देखकर मन ही मन हंसा। ये सब बस अपनी सुरक्षा की चिंता करने वाले लोगों का एक समूह थे। पहले वो सब बीरबल के साथ मिलने वाले लाभों के कारण थे, लेकिन ये जानने के बाद कि अब कोई लाभ नहीं होगा, वे तुरंत सुरक्षा की तलाश में उसे छोड़ गए। जहां तक मुझे पता है, आप लोग एक ही खेमे में थे, अब अचानक दुश्मन कैसे बन गए? ये लोग हमेशा बीरबल के प्रस्तावों का समर्थन करते थे और पहले कभी माधुरी की बात नहीं सुनना चाहते थे। हमारी नई निर्देशक माधुरी, हम केवल उन व्यापारिक साझेदारों तक सीमित थे जो चाहते थे कि ये कंपनी और विकसित हो। अगर मुझे पता होता कि बीरबल पुरानी निर्देशक के साथ ऐसा कुछ करेगा, तो मैं निश्चित रूप से इस व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहता।
शेयरधारकों में से एक ने खुद को बचाने के लिए कहा, क्योंकि माधुरी ने उन पर अविश्वास करना शुरू कर दिया था, जो भविष्य में उनके इस कंपनी में अस्तित्व के लिए खतरनाक होता। सही कहा निर्देशक माधुरी, हमारा विश्वास करें, हमने पुरानी निर्देशक को नुकसान पहुंचाने की कभी कोई साजिश नहीं की। बीरबल केवल अपनी कुर्सी पर बैठकर सब कुछ देख सकता था। उसके खेमे के 24 लोगों में से कोई भी उसका बचाव नहीं करना चाहता था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि माधुरी के पास पहले से ही उनके द्वारा वर्षों से किए गए फंड्स के गबन का सबूत था। अगर उन्हें पता चल जाए तो निश्चित रूप से उनकी हालत भी बेबस बीरबल जैसी ही होती। पुलिस अधिकारी पूजा, क्या आपके आदमियों को बीरबल के आवाज से कोई सबूत मिला है? माधुरी ने पूजा से पूछा, जो वर्तमान में किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। पूजा सोच रही थी कि वो कौन था जिसने उसके बेहोश होने के बाद दुष्ट संप्रदाय के लोगों से लड़ाई की। चूंकि यह स्थान उच्च स्तरीय साधकों के बीच का युद्ध क्षेत्र था, इसलिए निश्चित रूप से कोई था जिसने उन दो लोगों से मुकाबला किया। लेकिन वो व्यक्ति कौन था? पुलिस अधिकारी पूजा। माधुरी ने कई बार पूजा का नाम पुकारा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। श्रीमती पूजा पुलिस अधिकारी। माधुरी ने अपना स्वर ऊंचा किया ताकि वो सुन सके। हाँ, क्या? पूजा माधुरी की चीख सुनकर तुरंत सोच से बाहर आई। अध्याय 72 कैंडी देना। पुलिस अधिकारी पूजा यानी लुआ बिंग, क्या आपके लोगों ने बीरबल के घर से सबूत हासिल कर लिए हैं? माधुरी ने एक बार फिर पूजा से पूछा। 1 मिनट रुकिए, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ। पूजा ने अपना स्मार्टफोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। बीप बीप बीप। दुर्भाग्य से दूसरी तरफ से कोई भी पूजा का फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये अजीब है, उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? पूजा को कुछ अजीब महसूस हुआ। बीरबल और शेयरधारकों द्वारा किए गए धन के गबन के सबूत खोजने के लिए भेजे गए 2 लोगों को अब तक यहाँ वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी तक नहीं आए थे और ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा था। पूजा का शक बढ़ता जा रहा था। इसलिए पूजा ने मुख्यालय से संपर्क किया ताकि वे दूसरे लोगों को जांच के लिए भेज सकें। क्षमा करें श्रीमती माधुरी, ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक छोटी सी बाधा आई है, इसलिए इसमें थोड़ा और समय लगेगा। पूजा ने देरी के लिए माधुरी से माफ़ी मांगी। माधुरी, कोई बात नहीं, मुझे आशा है कि पुलिस को जल्द ही सबूत मिल जाएंगे। निर्देशक माधुरी, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपको हम पर भी शक है कि हम बीरबल की योजना में शामिल हैं? शेयरधारकों में से एक ने अचानक माधुरी के प्रति नाराजगी जताई। माधुरी, भूलो मत, यदि हमारे पास इस कंपनी में शेयर के अधिकार हैं और यदि तुम हमें नाखुश करोगी तो हम अपने शेयर वापस ले सकते हैं। अन्य शेयरधारकों ने भी माधुरी को धमकाना शुरू कर दिया। माधुरी थोड़ी उदास थी क्योंकि इस समय उसके हाथ में ऐसा कोई सबूत नहीं था जो इन लोगों को कानून के कठघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त हो। अब तक केवल एक ही प्रमाण था, वो दस्तावेज जो आर्यन को बीरबल के घर मिला था। माधुरी ने मदद के लिए आर्यन की ओर देखा। आर्यन उसकी नज़र समझ गया कि वो अकेले इन लोगों से नहीं निपट सकती। आप सबके पास अपने अपराधों को स्वीकार करने का मौका है, अन्यथा मैं वो सबूत पेश करूंगा जो आप सभी को जेल पहुंचा सकता है। आर्यन ने तुरंत दखल दिया और कमरे में मौजूद सभी को चेतावनी दी। शेयरधारक इस बात से उलझन में थे कि ये नौकर क्या बक रहा है, ये नौकर क्या बकवास कर रहा है। लड़के, तुम चुप रहो, वरना मैं तुम्हें इस शहर से हमेशा के लिए बाहर भेज दूंगा, नत्थू नाम के एक व्यक्ति ने कहा। नत्थू का परिवार काफ़ी प्रसिद्ध था और उसके संबंध रेड वुल्फ गैंग के बॉस लखन से थे, इसलिए वो यहाँ बहुत घमंडी बन रहा था। आर्यन ने नत्थू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो इन लोगों के अपराध स्वीकार करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कुछ मिनट बीतने के बाद भी उन 24 में से किसी ने अपना जुर्म नहीं माना। ठीक है, अगर आप लोग जिद पर अड़े हैं तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आर्यन ने एक दस्तावेज निकाला और उसे मेज पर रख दिया। क्या आप जानते हैं ये क्या है? आर्यन ने मेज पर रखे कागजात की ओर इशारा किया। हा, सबको पता है कि वो एक दस्तावेज है। कई शेयरधारक आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे। आर्यन ने उनके अपमान को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि ये उन पैसों के लेन देन का इतिहास है जो कंपनी की जानकारी के बिना किए गए हैं? दस्तावेज की बात सुनते ही वो 24 शेयरधारक जो पहले हंस रहे थे अब पीले पड़ गए। यदि इसमें वास्तव में गबन के सबूत हुए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आर्यन ने दस्तावेज खोला और उसके अंदर की सामग्री सबको दिखाई। नत्थू ने मेज पर हाथ पटका। लड़के, ये सबूत हमें दोषी ठहराने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर ये नकली निकला तो हम तुम पर मुकदमा कर सकते हैं। उन 24 लोगों में से केवल नत्थू ही था जो सबूतों से बचने के लिए चिल्ला रहा था। वो तेजी से आर्यन के हाथ से दस्तावेज छीनने के लिए बढ़ा। दुर्भाग्य से नत्थू आर्यन से एक कदम पीछे था। क्यों ना हम पुलिस अधिकारी पूजा को इसे जांचने दें? आर्यन ने वो दस्तावेज पूजा को दे दिया।
पूजा ने वो दस्तावेज लिया और कहा, मुझे इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। उसने कमरे में देखा लेकिन वहाँ कंप्यूटर नहीं था। मेरे ऑफिस में एक कंप्यूटर है जिसका उपयोग आप कर सकती हैं, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। माधुरी पूजा को अपने कमरे की ओर ले गई। माधुरी, बेहतर होगा कि आप सीतू दादी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। ये जगह बहुत अव्यवस्थित है और उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आर्यन चाहता था कि सीतू दादी वहां से हट जाएं। ठीक है आर्यन, पृथ्वी कृपया इस बात को सुनिश्चित करना कि हमारे वापस आने तक ये लोग यहाँ से ना जाएं। माधुरी, सीतू दादी और पूजा एक साथ कमरे से बाहर चले गए। अब वहाँ केवल आर्यन, 24 शेयरधारक, बीरबल और समीर यानी बाईसान बचे थे। वो 24 शेयरधारक आर्यन को जानलेवा नज़रों से देख रहे थे। ये सब इस युवक की गलती थी। अगर आज आर्यन न होता तो वे इस हालत में न होते। नत्थू इन सब में सबसे अधिक अधीर था। वो आर्यन की ओर बढ़ा और उसने उसकी कॉलर पकड़ ली। नत्थू की मांसपेशियां मजबूत थीं, इसलिए उसने आर्यन को ऊपर उठा लिया। लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन यहाँ की सारी अफरा तफरी तुम्हारी वजह से है, नत्थू ने गुस्से में कहा। आर्यन, तो तुम क्या चाहते हो? अपने इन कमज़ोर हाथों से मुझे पीटोगे? जब आर्यन ने उसे कमतर आंका तो नत्थू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरा धैर्य अब खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और आर्यन के सिर पर प्रहार करने की तैयारी की। बाम! एक जोरदार प्रहार की आवाज गूंजी। देखने वाले दंग रह गए। उड़ने वाला व्यक्ति आर्यन नहीं बल्कि नत्थू था। आर्यन ने शांति से अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। दादाजी विजय को छोड़कर बाकी सब हैरान थे, क्योंकि केवल उन्हें ही आर्यन की ताकत पता थी। आर्यन ने फर्श पर पड़े घायल नत्थू को नज़रअंदाज किया और बीरबल की ओर बढ़ा, जो अपनी कुर्सी पर सुन्न होकर बैठा था। उसने बीरबल की गर्दन पकड़ी और उसके मुंह में एक गोली डाल दी। बीरबल को तुरंत महसूस हुआ कि उसके मुंह में कुछ डाला गया है। तुमने मुझे क्या खिलाया? उसने डरे हुए स्वर में पूछा। आर्यन, बीरबल, ये विष तब काम करेगा जब तुम झूठ बोलोगे। बीरबल, ये असंभव है, तुम मुझे जहर नहीं दे सकते। अगर विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो, आर्यन ने पूछा। बीरबल, बताओ, क्या तुम कुछ शेयरधारकों के साथ मिलकर कंपनी का पैसा हड़पने की साजिश कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बीरबल ने झूठ बोला, क्योंकि अगर वो सच बोलता तो बाकी 24 शेयरधारक उसे जिंदा नहीं छोड़ते। बीरबल, क्या तुम्हें अपने शरीर में गर्मी महसूस हो रही है और गले में थोड़ी बेचैनी? ये सुनते ही बीरबल को सचमुच गर्मी लगने लगी और गला सूखने लगा। उसने थूक निगला, शायद मुझे वाकई जहर दिया गया है। आर्यन, अगर तुमने एक बार और झूठ बोला तो तुम मर सकते हो। विश्वास नहीं हो तो कोशिश कर लो। ये सुनकर बीरबल बुरी तरह डर गया। उसे मौत से सबसे अधिक डर लगता था। बीरबल, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम शेयरधारकों के साथ मिलकर पैसा हड़पने की साजिश कर रहे हो? बीरबल, हाँ, हमने ऐसा किया है। इस बार बीरबल ने स्वीकार कर लिया। उसे डर था कि अगर उसने झूठ बोला तो वो मर जाएगा। तो तुम उन लोगों के नाम बताओ जो इसमें शामिल हैं, आर्यन ने दबाव डाला। बीरबल ने एक एक करके उन सभी लोगों के नाम उगल दिए जो कंपनी के धन की चोरी में शामिल थे। बीरबल, मैंने तुम्हारी कही हर बात रिकॉर्ड कर ली है। सबको जेल भेजने के लिए ये बहुत मजबूत सबूत होगा। आर्यन ने अपना फोन लहराया। सब स्तब्ध रह गए कि आर्यन ने सारा बयान रिकॉर्ड कर लिया था। अब कृपया मुझे इसका तोड़ दे, बीरबल ने भीख मांगी। कैसा तोड़? आर्यन ने अनजान बनते हुए पूछा। बीरबल, बेशक उस जहरीली गोली का तोड़, उसने आर्यन को घूरते हुए कहा। आर्यन, कैसा जहर? वो तो बस अदरक की कैंडी थी। बीरबल, क्या? तो तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे? आर्यन, मैंने कब कहा था कि जो मैंने तुम्हारे मुंह में डाला वो जहरीला है? आर्यन ने केवल इतना कहा था कि विष तब काम करेगा जब तुम झूठ बोलोगे। उसने कभी ये नहीं कहा था कि उसने जहर दिया है। ये सब बस बीरबल से सच उगलवाने की उसकी एक चाल थी। तुम बीरबल ने आर्यन की ओर इशारा किया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि 20 साल छोटे लड़के ने उसे इस तरह से नचाया। बीरबल को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं खून की उल्टी कर दी और बेहोश होकर गिर पड़ा। अध्याय 73। सब कुछ समाप्त हो गया। तुम सब अभी भी चुप क्यों हो? जल्दी करो और वो सेलफोन छीन लो, वरना हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नत्थू यानी शौबुल उन 23 शेयरधारकों पर चिल्लाया जिनका नाम अभी अभी बीरबल यानी बईसेन ने लिया था। वे 23 लोग तुरंत अपनी सीटों से उठे और आर्यन की ओर बढ़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अचानक वे सभी 23 लोग फर्श पर गिर पड़े। क्या हुआ? मेरा शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? उनमें से एक ने शिकायत की कि उसका शरीर भारी हो गया है और वो हिल भी नहीं पा रहा है। आर्यन ने उन 23 लोगों को दबाने के लिए अपनी आभा यानी ऑरा छोड़ी थी। भले ही आर्यन ने अपनी आभा का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया था, लेकिन वो इन लोगों को फर्श पर सुस्त लेटने के लिए काफी था।
नत्थु ये देखकर हैरान रह गया। दुर्भाग्य से वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका मुंह बोलने से रोकने के लिए लॉक कर दिया हो। आप सबको अभी थोड़ी देर वहीं रहना चाहिए। आर्यन ने दादाजी विजय के बगल वाली कुर्सी खींच ली। वो दादाजी विजय से प्रिया के बारे में और बातें करना चाहता था। बाकी के 5 शेयरधारक जो इस सब में शामिल नहीं थे, वो आर्यन से बुरी तरह डरे हुए थे। वे केवल अपनी जगह पर चुपचाप बैठने की हिम्मत कर सके और कुछ बोलने का साहस नहीं किया। 30 मिनट बाद माधुरी और पूजा आखिरकार कमरे में लौटे। पूजा के प्रवेश करने से पहले ही आर्यन ने अपनी पूरी आभा वापस खींच ली थी। इस बार माधुरी और पूजा के पीछे 1 दर्जन पुलिस अधिकारी खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि पूजा ने पुलिस बल को बुला लिया था। ये वास्तव में क्या है? माधुरी फर्श पर पड़े उन 23 लोगों को देखकर बहुत हैरान थी। वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। तुम वापस आ गई? क्या स्थिति है? आर्यन ने पूजा द्वारा की गई जांच के परिणामों के बारे में पूछा। नतीजतन इस दस्तावेज में सब कुछ सही पाया गया है। हमने उन सभी के नामों की सूची बना ली है जो इसमें शामिल हैं। माधुरी ने आर्यन से कहा। मैंने बीरबल को भी मना लिया है। उसने उन सभी के नाम बता दिए हैं जो इसमें शामिल थे। आर्यन ने बीरबल का वो वीडियो दिखाया जिसमें उसने कंपनी के धन के गबन में शामिल लोगों और कई कर्मचारियों के नाम बताए थे। पूजा ने तुरंत आर्यन के हाथ से सेलफोन ले लिया। तुम्हें ये सब कैसे मिला? पूजा को बहुत जिज्ञासा थी कि आर्यन ने ये सारा सबूत कैसे जुटाया। उसे लगा कि इस मामले का खुलासा करने में आर्यन उससे 1 कदम आगे निकल गया है। आर्यन, क्या इससे फर्क पड़ता है कि मुझे ये सब कहाँ से मिला? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इन सभी बुरे लोगों को बेनकाब करने में सफल रहे? आर्यन ने अपनी नज़र फर्श पर पड़े उन 23 लोगों की ओर घुमाई। पूजा ये जानने पर अड़ी थी कि आर्यन को ये सबूत कहाँ से मिले। महिलाओं की जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है और कभी-कभी ये उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। पहले मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिला, अन्यथा मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी, क्योंकि मैं पुलिस के साथ सहयोग न करने वालों को पसंद नहीं करती। पूजा ने आर्यन को धमकी दी। ठीक है, मुझे पीटो और तपड़ लो। आखिरकार मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने गबन के इस मामले को सुलझाने में मदद की है। आर्यन ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए पूजा को चुनौती दी। पूजा ने हथकड़ी निकाली और आर्यन के हाथों में पहनानी चाहिए। पूजा, रुको। कमरे में एक और नया पुलिस अधिकारी दाखिल हुआ। वो इस शहर का पुलिस कमिश्नर था, जिसका नाम बिहारी था। अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट मिलने के बाद कि बड़ी मात्रा में धन का गबन का मामला है और इसे पूजा संभाल रही है, बिहारी तुरंत माधुरी की कंपनी पहुंच गया। उसे डर था कि पूजा इस मामले को सुलझाने के लिए कोई चरम रास्ता अपनाएगी। देखते हुए कि पूजा एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो आमतौर पर अपना काम बहुत आक्रामक तरीके से खत्म करती है। जब बिहारी अंदर आया तो उसने 100 से ज्यादा लोगों को जमीन पर पड़े देखा। ऐसा लगा कि जिस बात का उसे डर था वही हुआ। उसने सिर हिलाया। पुलिस अधिकारी पूजा, यहां से मैं मामला संभाल लूंगा। तुम अभी स्टेशन वापस जा सकती हो। बिहारी ने पूजा को मुख्यालय लौटने को कहा। आर्यन, इस बार तुम भाग्यशाली हो। अगली बार जब मैंने तुम्हें कानून तोड़ते देखा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। पूजा ने गुस्से में सारे सबूत बिहारी को सौंप दिए और कमरे से बाहर निकल गई। बिहारी आर्यन के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, अब से पूजा से मिलते समय सावधान रहना। वो महिला वही करेगी जो उसने अभी कहा है। बिहारी ने आर्यन को पूजा से सतर्क रहने की चेतावनी दी। यहां तक कि बिहारी जो पुलिस कमिश्नर था, वो पूजा की पृष्ठभूमि से डरता था। विशेष रूप से पूजा की पहचान बहुत खास थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। चेतावनी के लिए धन्यवाद कमिश्नर साहब। आर्यन ने उसे धन्यवाद दिया। बिहारी ने सिर हिलाया और मुड़ा। ठीक है, सभी संदिग्धों को थाने ले चलो। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि सभी आरोपियों को नीचे खड़ी गाड़ियों में ले जाएं। आर्यन और माधुरी भी पुलिस के पीछे पीछे चले। इमारत के सामने पहले से ही कई पुलिस कारें खड़ी थीं और कुछ पत्रकार भी इंतजार कर रहे थे। अरे छोड़ो मुझे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक रईस आदमी हूं? मैं अभी तुम्हारी नौकरी छुड़वा सकता हूं। गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों ने गाड़ी में चढ़ाए जाते समय विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें अंदर डाल दिया। माधुरी ने अपना माथा थोड़ा सहलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गबन में 100 से अधिक लोग शामिल होंगे, जिनमें उसके कर्मचारी भी थे। ऐसा लग रहा था कि अब उसे कंपनी की सफाई शुरू करनी होगी। बिहारी, सुश्री माधुरी, हम इन लोगों को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और जल्द से जल्द आपको परिणाम सौंप देंगे। माधुरी, ठीक है कमिश्नर बिहारी, मुझे आपकी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। इमारत के अंदर से आर्यन और माधुरी ने पुलिस को उन लोगों को ले जाते देखा। बाहर जो पत्रकार अंदर आना चाहते थे, उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया। उप्स, माधुरी को महसूस हुआ कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। आर्यन उसके पीछे ही था। उसने अपना सीना आगे बढ़ाया ताकि माधुरी उस पर टेक लगा सके। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा।
माधुरी, मैं आज की इन समस्याओं की वजह से थोड़ा थक गई हूं। उसने वो सारा तनाव बाहर निकाल दिया जो उसने अकेले झेल रखा था। आर्यन समझ सकता था कि इस कंपनी के लिए माधुरी पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मसाज दूं? इससे शायद तुम्हारा तनाव कम हो जाए, आर्यन ने प्रस्ताव रखा। तो चलो मेरे कमरे में चलकर इसे आजमाते हैं। माधुरी ने आर्यन को अपने केबिन में आने का निमंत्रण दिया। अध्याय 74 माधुरी के लिए मालिश सत्र। माधुरी लियू युए आर्यन को अपने कमरे में ले आई। माधुरी का कमरा अभी भी पहले जैसा ही दिख रहा था। माधुरी सोफे पर बैठ गई और अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए। आर्यन, मैं तैयार हूं, चलिए शुरू करते हैं। माधुरी वास्तव में आर्यन के मालिश कौशल को आजमाना चाहती थी। आर्यन माधुरी के सोफे के पीछे गया और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। मैं शुरू करता हूं। और आर्यन ने माधुरी की मालिश करना शुरू कर दिया। आह! जैसे ही आर्यन ने मालिश शुरू की, माधुरी के मुंह से आवाज निकल गई। क्या ये बहुत तेज है? आर्यन ने चिंता के साथ पूछा। नहीं नहीं, बस जारी रखो। माधुरी ने सिर हिलाया और आर्यन को मालिश जारी रखने के लिए कहा। आर्यन ने अपनी मालिश जारी रखी। माधुरी की मांसपेशियां बहुत सख्त थीं। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो व्यायाम कम करती थीं और रोजाना काम का दबाव बहुत अधिक रहता था। माधुरी ने अपनी आवाज रोकने की कोशिश की ताकि वो बाहर न जाए। न जाने क्यों आर्यन द्वारा की गई मालिश बहुत सुखद महसूस हो रही थी। माधुरी ने अपने जीवन में ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। माधुरी को लगा कि उसका शरीर बहुत संवेदनशील हो गया है। आर्यन के जरा से स्पर्श से भी उसका शरीर कांप उठता था और उसकी सांसें भारी होने लगी थी। माधुरी की ऐसी हालत इसलिए हो रही थी क्योंकि आर्यन उसके शरीर से शुद्ध यिन को अवशोषित करने के लिए किंग्स हार्ट तकनीक का उपयोग कर रहा था। आर्यन ये अभी तक महिलाओं को खुश करने के लिए वो तकनीक भी नहीं सीखी थी, फिर भी माधुरी ऐसी हो गई थी। आर्यन, थोड़ा और जोर से, ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। माधुरी अब खुद को रोक नहीं पाई और आर्यन से और अधिक की मांग करने लगी। माधुरी के अनुरोध पर आर्यन ने अपनी मालिश को थोड़ा और सशक्त किया। आह 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 आह। वो कमरा जो काफी शांत था, अब माधुरी की कामुक आहों से भर गया था। यहां तक कि आर्यन, जो माधुरी की उन आहों को सुन रहा था, बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रख पा रहा था। सौभाग्य से इस कमरे में ध्वनि अलगाव काफी अच्छा था, जिससे बाहर के लोग माधुरी की आवाजें नहीं सुन सकते थे। 10 मिनट बाद आर्यन सोफे के पीछे से हटकर माधुरी के सामने आ गया। माधुरी का शरीर सोफे पर थोड़ा धंस गया था। इस समय उसमें सीधे बैठने की शक्ति भी नहीं बची थी। आर्यन ने माधुरी का एक चिकना पैर उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया। वो माधुरी के कामुक लंबे पैरों को निहार रहा था। अगर उसने स्टॉकिंग्स पहनी होती तो वो और भी उत्तेजक लगती। आर्यन ने धीरे धीरे माधुरी के पैरों की मालिश शुरू की। आह आह आह। माधुरी, जो अभी आराम ही कर रही थी, एक बार फिर आर्यन की मालिश से उत्तेजित हो गई, जिससे उसके मुंह से फिर आहें निकलने लगी। माधुरी चाहती थी कि आर्यन मालिश बंद कर दे, लेकिन उसके शरीर की प्रतिक्रिया कुछ और ही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसका शरीर वास्तव में इस सत्र का आनंद ले रहा था। अंततः आर्यन ने माधुरी के लिए मालिश का सत्र समाप्त किया। माधुरी मुलायम सोफे पर लेटी हुई थी। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था। पसीने से तर होने के बावजूद उसके शरीर से मीठी खुशबू आ रही थी। माधुरी से जो यिन ऊर्जा प्राप्त हुई थी वो काफी अधिक थी, शायद इसलिए क्योंकि वो एक वयस्क महिला थी। इसीलिए उसके शरीर में स्कूल की लड़कियों की तुलना में यिन अधिक था। भले ही आर्यन की मालिश खत्म हो गई थी, लेकिन माधुरी के शरीर पर इसका असर खत्म नहीं हुआ था। उसे अपना शरीर गर्म महसूस हो रहा था और उसका निचला हिस्सा बहुत गीला हो गया था, जो बहुत असहज लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों कीड़े उसके निचले हिस्से में रेंग रहे हों। माधुरी सोफे से उठी और तुरंत अपने बगल में खड़े आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन बहुत हैरान हुआ जब माधुरी ने अचानक उसे किसी कुआला की तरह जकड़ लिया। आर्यन, मुझे ये चाहिए। माधुरी ने आर्यन के कान में बहुत ही मीठी आवाज में फुसफुसाया। उस आवाज को सुनकर आर्यन के शरीर की हड्डियां तक पिघलने लगी। अगर आर्यन को यह नहीं समझ आता कि माधुरी इस समय क्या चाहती है, तो वो एक मूर्ख होता। माधुरी ने अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। शर्ट के ऊपरी हिस्से को हटाने के बाद आर्यन एक सफेद सादी अंतःवस्त्र देख सकता था। उस सफेद अंतःवस्त्र में लिपटे हुए थे 2 वक्ष जो बहुत विकसित थे। इनका आकार पूजा और प्रिया से भी बड़ा था, कम से कम F कप। माधुरी ने आर्यन को गले लगाया और अपने उन दोनों पर्वतों को आर्यन के सीने से सटा दिया। रुको माधुरी, हम ये नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आर्यन को डर था कि वो अपना काबू खो देगा। माधुरी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जब आर्यन ने उसे मना किया तो माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। जिस व्यक्ति को वो पसंद करती थी वो उसे नहीं चाहता था। नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बस। आर्यन थोड़ा उलझन में था कि माधुरी को कैसे समझाए। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? जब आर्यन ने कहा कि वो उसे पसंद करता है तो माधुरी बहुत खुश हो गई। आर्यन ने सिर हिलाकर हामी भर दी।
समस्या ये थी कि आर्यन के जीवन में प्रिया थी। भले ही प्रिया ने पहले कहा था कि उसे उसकी दूसरी महिलाओं से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आर्यन डरा हुआ था कि क्या प्रिया उसे किसी अन्य महिला के साथ वास्तव में स्वीकार कर पाएगी। अध्याय 75 माधुरी स्वीकार कर सकती है। आर्यन यानी ये चेन ने माधुरी की आंखों में देखा जो उसके प्रति कोमलता से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि माधुरी उसे बहुत प्यार करती है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि माधुरी एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी और बाहर उसके कई चाहने वाले भी थे। विशेष रूप से जब माधुरी इस अवस्था में लगभग निर्वस्त्र थी तो कौन सा सामान्य पुरुष खुद को रोक पाता। आर्यन को अपना शरीर और अधिक गर्म महसूस होने लगा और उसका छोटा भाई युद्ध के लिए तैयार होकर अपना हथियार उठाने लगा। माधुरी को अपने शरीर के निचले हिस्से में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। वो चीज़ बहुत बड़ी और गर्म थी। माधुरी ने उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की और फिर उसे महसूस किया। आह! आर्यन चिल्ला उठा, क्योंकि माधुरी ने उसके छोटे भाई को काफी जोर से भींच दिया था। माधुरी तुरंत समझ गई कि उसने जो चीज़ पकड़ी थी वो क्या थी। सॉरी! माधुरी ने माफ़ी मांगी और तुरंत आर्यन के छोटे भाई से अपना हाथ हटा लिया। माधुरी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। ये पहली बार था जब उसने विपरीत लिंग के किसी अंग को पकड़ा था। ठीक है, माहौल थोड़ा अजीब हो गया। कोई भी पहले बातचीत शुरू नहीं करना चाहता था। इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर आखिरकार आर्यन पहले बोला, माधुरी, मैं। इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, माधुरी की तर्जनी उंगली ने उसके होठों को दबा दिया। आर्यन, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जानकर खुश हूं कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैं समझती हूं कि तुम्हारी पहले से ही एक प्रेमिका है जो मुझसे बहुत छोटी और सुंदर है। तुम मेरे लिए अपनी सुंदर प्रेमिका को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो। माधुरी को याद था कि आर्यन की पहले से ही एक खूबसूरत प्रेमिका है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं हो सकता था। माधुरी, तुम और प्रिया दोनों ही सुंदर और दयालु लड़कियां हो। मैं तुम दोनों को पसंद करता हूं। समस्या ये है कि तुम में से किसी एक के लिए एक ही पुरुष को साझा करना कठिन हो सकता है। इस देश में बहुविवाह को स्वीकार करना बहुत कठिन है। शायद माधुरी के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा कि आर्यन के जीवन में कोई और महिला भी है। माधुरी इस पर हंस पड़ी। आर्यन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी भूख इतनी बड़ी होगी। तुम मुझे और प्रिया दोनों को अपनी बाहों में भरना चाहते हो। तुम सच में बहुत बुरे हो। ये सुनकर आर्यन को लगा कि माधुरी इसे स्वीकार नहीं कर सकती। माधुरी अपने होठ आर्यन के होठों के पास ले गई और उसके कान में फुसफुसाया, वास्तव में मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि छोटी बहन प्रिया हम दोनों को साथ में स्वीकार कर पाएगी। माधुरी का स्वर आर्यन के कान में फुसफुसाते समय थोड़ा मोहक था। आर्यन ने अपने गाल खुजाए और कहा, खैर, वास्तव में प्रिया ने खुद मुझे बहुत सारी सुंदर महिलाएं ढूंढने की अनुमति दी है। आर्यन की ये बात सुनकर माधुरी अवाक रह गई। प्रिया ने सच में आर्यन को बाहर महिला ढूंढने की अनुमति दी थी। वास्तव में माधुरी तो बस अभी की बातों से आर्यन को चिढ़ा रही थी, लेकिन आर्यन ने जो उत्तर दिया उसने माधुरी को चकित कर दिया। अगर प्रिया ने वास्तव में आर्यन को बाहर महिला ढूंढने की अनुमति दी थी तो माधुरी को आर्यन के साथ जुड़ने में डरने की जरूरत नहीं थी। ये देखते हुए कि आर्यन एक सक्षम पुरुष था, निश्चित रूप से कई सुंदर महिलाएं उसके पास आएंगी ही। माधुरी खुश थी और उसने आर्यन को मजबूती से गले लगा लिया। आर्यन, तुमने जो अभी कहा वो सच है? हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया। आर्यन, क्या तुम मुझे भी अपनी स्त्री बना सकती हो? माधुरी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। आर्यन ने अपनी सारी चिंताओं को त्याग दिया। उसने माधुरी को अपनी बाहों में लिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। माधुरी आर्यन की इस आक्रामकता के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे ये असाधारण लगा और वो इसमें डूब गई। आर्यन ने अपनी जीभ माधुरी के मुंह में डाली और उसकी जीभ का मार्गदर्शन किया। आर्यन के मार्गदर्शन के साथ माधुरी ने भी साथ देना शुरू कर दिया। दोनों एक बहुत ही सुखद चुंबन में गहराई तक खो गए। ये चुंबन 10 मिनट तक चला। माधुरी के हाँफने के बाद आर्यन ने उसे छोड़ दिया। आर्यन ने माधुरी को अपनी गोद से उठाया और सोफे पर लेटा दिया। पति, रुकिए, हम जगह बदल लें तो कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि ये जगह बहुत खुली हुई है। माधुरी अब आर्यन को पति कहकर पुकारने लगी थी। ये इमारत वास्तव में बहुत ऊंची थी, लेकिन शहर में ये इकलौती सबसे ऊंची इमारत नहीं थी। अगर कोई दूरबीन का उपयोग करे तो वो इस कमरे के अंदर देख सकता था। अगर तुम यही चाहती हो तो चलो मेरे विला चलते हैं। आर्यन ने कल खरीदे गए नए विला में जाने का सुझाव दिया। माधुरी ने सिर हिलाया। ये तुम्हारे लिए है। आर्यन ने अपने स्टोरेज रूम से एक कंबल निकाला और माधुरी को अपना शरीर ढकने के लिए दिया। माधुरी को नहीं पता था कि आर्यन ने ये कंबल कहाँ से निकाला। उसने तुरंत खुद को उस कंबल में लपेट लिया। उसे समझ नहीं आया कि आर्यन ने उसे ये कंबल पहनने को क्यों कहा।
आर्यन ने फिर माधुरी को एक राजकुमारी की तरह गोद में उठाया। उसकी बाहों में माधुरी एक छोटी चिड़िया की तरह सिमट गई। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। आर्यन की बाहों में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। आर्यन माधुरी को एक खिड़की के पास ले गया जो खुल सकती थी। फिर उसने अपने पैरों से उसे खोला। पति, आप क्या करने जा रहे हैं? माधुरी बहुत उलझन में थी कि आर्यन क्या कर रहा है। आर्यन तुरंत खिड़की से बाहर कूद गया। माधुरी बुरी तरह डर गई। ये इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल थी। अगर वे गिरते तो मौत ही निश्चित थी। माधुरी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या हम दोनों मर गए? माधुरी को अपने आसपास ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की और जो उसने देखा वो असाधारण था। माधुरी ने देखा कि वो और आर्यन आकाश में उड़ रहे थे। ये उसके द्वारा देखी गई सबसे अद्भुत चीज थी। पति, आप? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन उड़ सकता है। क्या तुम हैरान हो? ये तो बस मेरी छोटी सी क्षमताओं में से एक है। तुम अपने पति की असली क्षमता देखोगी तो और भी ज्यादा हैरान हो जाओगी। माधुरी मुस्कुराई और नीचे का नज़ारा देखने लगी। यहाँ ऊपर से दृश्य बहुत सुंदर था, हवाई जहाज में बैठने से भी ज्यादा रोमांचक। चंद ही मिनटों में आर्यन माधुरी को अपने विला में ले आया। आर्यन नीचे उतरा और विला के दरवाजे के अंदर चला गया। माधुरी अभी भी उसकी गोद में एक राजकुमारी की तरह थी। आर्यन पूरी रफ्तार से अपने कमरे की ओर बढ़ा और कमरे में पहुंचकर उसने माधुरी को एक बड़े और नरम बिस्तर पर लेटा दिया। फिर आर्यन ने जबरदस्ती वो कंबल हटा दिया जो माधुरी ने पहना हुआ था। अध्याय 7-6 आर्यन और माधुरी 1। आर्यन यानी ये चैन ने माधुरी की सादी सफेद अंतःवस्त्र यानी ब्रा के हुक खोल दिए। माधुरी के दो विशाल वक्ष बहुत सुंदर लग रहे थे। आर्यन ने उन दोनों के साथ खेलना शुरू कर दिया। माधुरी ने सिसकारी भरी। वो आर्यन के स्पर्श का पूरा आनंद ले रही थी। आर्यन ने माधुरी के उन दोनों पर्वतों को दबाना और सहलाना शुरू किया। माधुरी की आहें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। आर्यन केवल हाथों से खेलकर संतुष्ट नहीं था। वो पास झुका और एक छोटे बच्चे की तरह माधुरी के वक्ष के गुलाबी हिस्से को चूसने लगा। जब आर्यन ने उसे चूसा तो माधुरी का शरीर उस सुख से कांप उठा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आर्यन लगातार उन दोनों का रसपान करता रहा। कभी कभी वो हल्के से दांतों से काट भी लेता। जब आर्यन ऐसा करता तो माधुरी एक कामुक लहजे में चिल्ला उठती। माधुरी के साथ खेलने के बाद आर्यन ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। आर्यन का छोटा भाई जो नीचे था पहले ही अपना भाला उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। ये पहली बार था जब माधुरी ने किसी पुरुष का अंग देखा था। वो आर्यन के अंग को देखकर बहुत हैरान हुई। उसका आकार न केवल लंबा था बल्कि बहुत विशाल भी था। क्या ये चीज मेरे शरीर के अंदर जाएगी? माधुरी ये सोचकर थोड़ी डर गई थी। आर्यन ने माधुरी को बिस्तर के किनारे पर बैठने में मदद की। फिर वो अपने छोटे भाई को माधुरी के चेहरे के करीब ले गया। आर्यन ने माधुरी का एक हाथ पकड़ा और उसे अपने अंग पर रख दिया। इसे छुओ, डरो मत। माधुरी को वो चीज बहुत गर्म और सख्त महसूस हुई। उसकी गंध से उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। माधुरी पत्नी, अपने हाथों को ऊपर नीचे चलाओ, आर्यन ने उसे फुसलाते हुए कहा। माधुरी इसे पकड़ते समय थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वैसा ही किया जैसा आर्यन ने कहा था। उसने अपने हाथों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। चूंकि उसका एक हाथ उसे पूरी तरह नहीं थाम पा रहा था, उसे आर्यन के अंग को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ा। आर्यन ने महसूस किया कि माधुरी के कोमल हाथ उसके अंग पर लगातार चल रहे थे। ये बहुत सुखद था। माधुरी ने ऊपर देखा। उसने आर्यन का संतुष्ट चेहरा देखा। वो बहुत खुश थी कि आर्यन उसकी सेवा का आनंद ले रहा था। उसने अपनी गति और बढ़ा दी। 20 मिनट के बाद माधुरी के हाथ बहुत थक गए थे, लेकिन आर्यन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। पति, अभी और कितना समय है? मेरे हाथ बहुत थक गए हैं। आर्यन ने देखा कि माधुरी थक चुकी है। उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसकी अंडरवियर उतारने में मदद की। ये माधुरी के शरीर का आखिरी कपड़ा था। उसे हटाने के बाद वो पूरी तरह निर्वस्त्र थी। माधुरी बहुत शर्मा रही थी और उसने अपनी टांगें कसकर बंद कर लीं। उसके हाथों ने भी उसके सबसे गुप्त स्थान को ढक लिया। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया। उसने माधुरी की दोनों टांगों को एम आकार में फैला दिया और उसके हाथों को वहां से हटाया। अद्भुत! आर्यन ने इस सुंदर रचना की प्रशंसा की। माधुरी का निचला हिस्सा प्रिया यानी जायान की तुलना में अधिक विकसित और कामुक था। आर्यन ने तुरंत अपनी उंगली माधुरी की गुफा के अंदर डाल दी। माधुरी को अपने शरीर में बिजली का झटका सा महसूस हुआ जैसे ही आर्यन ने उंगली डाली। आर्यन एक तरफ उसके वक्षों का आनंद ले रहा था और दूसरी तरफ नीचे अपना खेल जारी रखा। उसने अब किंग्स हार्ट तकनीक से सीखी हुई कला का उपयोग करना शुरू किया। माधुरी को इतना सुख मिल रहा था कि उसे लगा जैसे वो 7वें आसमान पर उड़ रही है। उसका दिमाग अब साफ सोच भी नहीं पा रहा था। 50 सेकंड से भी कम समय में माधुरी 2 बार चरम पर पहुंच गई और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा।
आर्यन ने अपने हाथ का रस देखा और माधुरी को दिखाया। माधुरी देखो, तुम्हारे नीचे से कितना सारा पानी निकला है। माधुरी ये देखकर बहुत शर्मा गई। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसे कामुक समझे, लेकिन वो उसकी तकनीक का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मेरे पति मुझे थोड़ी देर आराम करने दें। माधुरी अपनी शक्ति वापस पाने के लिए विश्राम करना चाहती थी। ठीक है, आर्यन समझ गया और उसे 10 मिनट तक आराम करने दिया। जब उसकी सांसें स्थिर हुईं तो माधुरी ने कहा, मेरे पति, अब मैं बेहतर हूं, चलिए जारी रखते हैं। आर्यन ने उत्सुकता से माधुरी को गले लगाया। अब मुख्य कार्यक्रम शुरू होने वाला था। उसने अपने अंग को पकड़ा और उसे माधुरी की गुफा के द्वार पर रगड़ना शुरू किया। ये उत्तेजना असाधारण थी। माधुरी को अपने निचले हिस्से में और खुजली महसूस होने लगी। पति, अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अब इंतजार नहीं कर पा रही थी और चाहती थी कि आर्यन तुरंत अपना विशाल अंग उसके अंदर डाल दे। अध्याय 77 आर्यन और माधुरी 2। पत्नी, तुम्हें क्या चाहिए? जब तक तुम साफ साफ नहीं कहोगी मैं नहीं समझूंगा, आर्यन ने माधुरी से कहा। माधुरी जानती थी कि आर्यन उसे चिढ़ा रहा है। पति, आप बहुत बुरे हैं, वो ये कहते हुए बहुत शर्मा रही थी। कहो, अगर तुम साफ साफ नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। आर्यन ने अपने अंग को माधुरी की गीली गुफा के द्वार पर रगड़ना जारी रखा। माधुरी का चेहरा और भी लाल हो गया। पति, अपने इस विशाल अंग से मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। पत्नी, थोड़ा जोर से कहो, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। आर्यन उसे लगातार चिढ़ाता रहा। पति, अपने बड़े अंग से मेरे साथ कीजिए, मेरी नन्ही गुफा आपके विशाल अंग को चाहती है। माधुरी थोड़ा जोर से बोली ताकि आर्यन सुन सके। आर्यन बहुत संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने एक ही झटके में अपना अंग माधुरी की गुफा के अंदर उतार दिया। आह आह आह, माधुरी को लगा जैसे उसका निचला शरीर फट गया हो। वो बहुत दर्दनाक था और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आर्यन का 11 इंच का अंग माधुरी की कुंवारी गुफा को चीरते हुए अंदर समा गया। आर्यन ने अपना अंग अंदर डालते ही माधुरी के बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? माधुरी को ऐसा तीव्र दर्द महसूस हुआ जैसे उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया हो, शायद इसलिए क्योंकि आर्यन का आकार बहुत बड़ा था। आर्यन को माधुरी का दर्द कम होने का इंतजार करना पड़ा। 5 मिनट के बाद माधुरी को उस आकार की आदत हो गई और अब दर्द नहीं हो रहा था। पति, अब आप हिल सकते हैं, माधुरी ने उसे संकेत दिया। आर्यन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे गति करना शुरू किया। माधुरी की गुफा बहुत तंग थी, जिसने आर्यन के अंग को मजबूती से जकड़ रखा था। आह आह आह, माधुरी को बहुत असाधारण महसूस हुआ जब आर्यन का अंग उसके पुष्प मार्ग के सबसे भीतरी हिस्से से टकराया। पति, और तेज, मुझे और सुख दीजिए। आह, मेरी गुफा पति के इस बड़े अंग से तहस नहस हो जाएगी। माधुरी की आवाज़ आर्यन के कानों में संगीत की तरह थी। आर्यन ने किंग्स हार्ट की दोहरी साधना टेक्निक का उपयोग किया और अपनी गति बढ़ा दी। आह आह, ये अद्भुत है, मैं चरम पर पहुंचने वाली हूं। आह, कुछ ही मिनटों में माधुरी का शरीर कांप उठा और वो चरम सुख को प्राप्त हुई। पत्नी, हम फिर से शुरू करते हैं, मैं अभी तक चरम पर नहीं पहुंचा हूं। आर्यन ने अपनी गति फिर से शुरू की और माधुरी की शहद जैसी गुफा में अपना काम जारी रखा। आह पति, रुकिए, मुझे आराम करने दीजिए। माधुरी ने उससे दया की भीख मांगी। आर्यन ने उसे नज़रअंदाज किया और माधुरी के भीतर अपनी हलचल जारी रखी। उसने माधुरी के साथ विभिन्न मुद्राओं का आनंद लिया और इस कमरे के फर्श, मेज और कुर्सियों पर अपने प्यार के निशान छोड़ दिए। 1 घंटे से अधिक समय के बाद माधुरी दर्जनों बार चरम पर पहुंच चुकी थी, जबकि आर्यन अभी भी शांत नहीं हुआ था। इस समय आर्यन आराम से लेटा था और माधुरी ऊपर थी। पति, ये अविश्वसनीय है। माधुरी आर्यन के शरीर पर ऊपर नीचे हो रही थी और उसके हाथ आर्यन के मजबूत सीने को दबा रहे थे। पत्नी, तुम्हारी गुफा बहुत तंग है, मुझे लगता है कि ये मुझे निचोड़ लेगी। आर्यन ने माधुरी के उन दोनों विशाल वक्षों के साथ खेलते हुए कहा। पति, मुझे चूमिए। माधुरी नीचे झुकी और दोनों ने एक दूसरे को पागलों की तरह चूमा। एक बार फिर माधुरी चरम पर पहुंची और थक कर अपना सिर आर्यन के सीने पर रख दिया। पति, मैं थक गई हूं, चलिए स्थिति बदलते हैं। आर्यन ने माधुरी को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। उसकी टांगें फैलाईं और तुरंत अपना अंग फिर से अंदर डाल दिया। वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हर बार जब उसका अंग भीतर टकराता, माधुरी को 7वें आसमान की सैर महसूस होती। आर्यन के साथ दोहरी साधना का अनुभव सामान्य संभोग से कहीं बेहतर था। आह पति, आपका बहुत बड़ा है, ये मुझे मार डालेगा। ऐसा कहते हुए भी माधुरी अपनी कमर हिला रही थी और आर्यन का पूरा साथ दे रही थी।
आर्यन की सांसें उखड़ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वो अब फटने वाला है, इसलिए उसने अपनी गति और तेज कर दी। माधुरी, पति, मैं फिर से चरम पर पहुंचने वाली हूं। आर्यन, चलो साथ में करते हैं। आर्यन ने अपना सारा भार माधुरी के शरीर के भीतर छोड़ दिया। आह आह! माधुरी को महसूस हुआ कि उसका शरीर एक बहुत ही गर्म तरल पदार्थ से भर गया है। आर्यन का स्खलन 40 सेकंड तक चलता रहा। माधुरी का पेट थोड़ा फूल गया था, क्योंकि वो आर्यन की यांग ऊर्जा से भर गया था। आर्यन ने अपना अंग बाहर नहीं निकाला और माधुरी को अपनी बाहों में भर लिया। पति, ये अद्भुत था। मुझे अपने पूरे जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। माधुरी बहुत खुश दिख रही थी। उसे महसूस हुआ कि आर्यन का अंग उसके शरीर के भीतर फिर से फूलने लगा है। ये देखकर वो थोड़ा डर गई। आमतौर पर सामान्य पुरुष 15 से 30 मिनट ही टिक पाते हैं, लेकिन आर्यन पूरे 1.5 घंटे तक टिका रहा और अभी भी पहले जैसा ही सख्त था। आह! पति, क्या आप अभी भी चाहते हैं? लेकिन मैं बहुत थक गई हूं। माधुरी ने आर्यन की असीम शक्ति की शिकायत की। ये देखकर आर्यन प्रसन्न हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रिया के साथ पहली बार हुआ था। नहीं, अब बस आराम करते हैं। आर्यन ने माधुरी को अपनी बाहों में समेट लिया, जबकि उसका अंग अभी भी माधुरी के शरीर के भीतर ही था। माधुरी ने सिर हिलाया, आर्यन की बाहों में दुबक गई और गहरी नींद में सो गई। अध्याय 78। मालती। आर्यन को अपनी नाक पर कुछ गुदगुदी महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा कि माधुरी मुस्कुराते हुए उसके सीने पर लेटी हुई है। माधुरी अपने खरगोशों से आर्यन की नाक पर गुदगुदी कर रही थी। आखिरकार पति जाग ही गए, माधुरी ने लाड जताते हुए कहा। आर्यन ने बिस्तर के बगल में रखी घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। दोहरी साधना करने के बाद आर्यन अनजाने में माधुरी के साथ गहरी नींद में सो गया था। गुड़गुड़ खाली पेट की आवाज गूंजी। माधुरी, क्या तुम्हें भूख लगी है? आर्यन ने पूछा। माधुरी बहुत शर्मा गई। उसका चेहरा और कान टमाटर की तरह लाल हो गए। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और इस समय उसका पेट वास्तव में बहुत भूखा था। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। आर्यन बिस्तर से उठा और तुरंत अपने कपड़े और पैंट वापस पहन लिए। फिर वो कमरे से बाहर निकलकर पहली मंजिल पर रसोई की ओर चल दिया। माधुरी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आर्यन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। किसी पुरुष को अपनी पत्नी के लिए खाना बनाते देखना बहुत दुर्लभ होता है। अपने शरीर को चिपचिपा महसूस करते हुए माधुरी जल्द से जल्द नहाना चाहती थी। वो बिस्तर के किनारे तक रेंगते हुए आई और नीचे उतरना चाहा। आह! जैसे ही माधुरी के पैर फर्श से टिके, उसके निचले शरीर में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। वो दर्द को सहते हुए लड़खड़ाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ी। आर्यन रसोई में पहुंचा, लेकिन वहां केवल बर्तन देखकर उसने अपना सिर खुजलाया। वो लगभग भूल ही गया था कि यहां रहने आने के बाद उसने कोई खाद्य सामग्री नहीं खरीदी थी। अब पास के सुपरमार्केट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से माधुरी की स्थिति जांची। उसे बाथरूम में देखकर आर्यन ने अपनी चेतना वापस खींच ली। ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूं। आर्यन विला से उड़कर बाहर निकल आया। उसे विला में माधुरी की सुरक्षा की अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने कई सुरक्षा घेरे लगा रखे थे ताकि चोर या कोई भी बुरा व्यक्ति अंदर न आ सके। जब तक कोई व्यक्ति उन घेरों को तोड़ने जितना शक्तिशाली न हो, वो अंदर नहीं आ सकता था, और अगर कोई जबरदस्ती घुसता तो आर्यन को तुरंत पता चल जाता। आर्यन गोल्डन ईगल जिले से बाहर निकला और पास के एक बड़े सुपरमार्केट में उतरा। सौभाग्य से वहां अभी भी ताज़ा मांस और सब्जियां मिल रही थीं। आर्यन अगले कुछ हफ्तों के लिए सारा सामान एक साथ खरीदना चाहता था। उसने विभिन्न मसाले, विशेष चिकन और ताज़ा सब्जियां ली, उन्हें टोकरी में डाला और कैशियर के पास गया। सर, कुछ विशेष ऑफर चल रहे हैं, क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? महिला कैशियर ने मुस्कुराते हुए कुछ छूट वाली वस्तुएं पेश कीं। जरूरत नहीं है, कृपया केवल इन वस्तुओं का बिल बना दें। आर्यन को उन चीज़ों की जरूरत नहीं थी। बिल बनाते समय उस महिला की नज़र आर्यन से हट ही नहीं रही थी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन बहुत सुंदर है। उसने पहले कभी इतना सुंदर लड़का नहीं देखा था। आह! लगता है ये पहली नज़र का प्यार है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन ने देखा कि वो महिला उसे देखते हुए ख्यालों में खोई है। उसे घूरने से तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो बिल गलत हिसाब लगा रही थी और किसी और की खरीदारी का कुल योग आर्यन के बिल में जोड़ रही थी। अरे मिस, आपने गलत हिसाब लगाया है। आर्यन की आवाज़ सुनकर वो होश में आई और शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत दोबारा हिसाब लगाया। कुल $1000। आर्यन ने भुगतान किया, सामान उठाया और तुरंत वहां से निकल लिया। आह! सुंदर अजनबी, रुकिए, क्या हम अपना नंबर बदल सकते हैं? इससे पहले कि वो पूछ पाती, आर्यन चला गया था। खाना पकाने के लिए जरूरी सारा सामान लेकर आर्यन विला की ओर वापस चल रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, नीच इंसान।
एक बहुत ही ठंडी आवाज आर्यन के पीछे से गूंजी। ये आवाज सुनने वाले के शरीर में सिहरन पैदा कर सकती थी। आर्यन इस आवाज से बहुत परिचित नहीं था। उसने मुड़कर देखा तो सफेद फीनिक्स शर्ट पहने एक महिला उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी। ये वही महिला थी जिसने एक बार आर्यन की मदद की थी, साथ ही उसे मारना भी चाहती थी। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि वो उसे ढूंढेगी। ओह सुंदर अप्सरा, लंबे समय बाद मिले। इस हैंडसम लड़के से अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अप्सरा बुलाने की? अपनी औकात में रहो। सफेद फीनिक्स पोशाक वाली महिला बहुत ठंडी थी। तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, आर्यन ने लाचारी से कहा। मेरा नाम जानने का क्या फायदा? जल्द ही तुम मरने वाले हो, लेकिन चूंकि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं बता देता हूं। मैं हूं मालती। मालती के शरीर से आर्यन की ओर जानलेवा आभा निकल रही थी। आर्यन ने बस उसका घूंघट ही तो छीना था। क्या मालती की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा नहीं थी? क्षमा करें सुश्री मालती, मेरे पास तुमसे उलझने का समय नहीं है, मुझे और भी काम है। आर्यन मुड़ा और हाथ हिलाकर जाने लगा। मालती ने उसे और भी ठंडी नजरों से देखा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से तलवार निकाली और उसकी नोक आर्यन की ओर कर दी। एक मर्द की तरह सम्मान से मरो। मालती चाहती थी कि वो उससे लड़े, लेकिन आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया और विला की ओर चलना जारी रखा। उसे पूरी तरह नजरअंदाज होते देख मालती अपनी जगह से गायब हुई और सीधे आर्यन के बगल में प्रकट हो गई। उसने अपनी तलवार घुमाई और आर्यन के सिर को निशाना मारा। खटाक! मालती की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने अपनी तलवार के टुकड़े अपनी आंखों के सामने बिखरते देखे। वो तुरंत कई मीटर पीछे हट गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वाले व्यक्ति ने केवल दांतों से उसकी तलवार को नष्ट कर दिया था। मालती की तलवार कोई सामान्य तलवार नहीं थी। इसे ब्लू स्नो स्वॉर्ड कहा जाता था, जो बहुत हल्की, तेज और मजबूत थी। इसे एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक विशेषज्ञ ने सर्वश्रेष्ठ सामग्रियों से बनाया था, लेकिन इस आदमी ने केवल दांतों से इसे तोड़ दिया। मालती उसे किसी मखलूक की तरह देखने लगी। अप्सरा मालती, मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास समय नहीं है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? आर्यन ने अपना स्वर ऊंचा किया। मालती के रास्ता रोकने से आर्यन अब थोड़ा क्रोधित है। इस समय माधुरी भूखी है, इसलिए उसे जल्दी घर पहुंचकर खाना बनाना है। अध्याय 79। हिम पर्वत कबीला। नीच इंसान, तुम किस तरह के प्राणी हो? मालती यानी मूलान यिन को अब संदेह होने लगा था कि आर्यन यानी येचन इंसान भी है या नहीं। मालती अप्सरा, क्या तुम अंधी हो? क्या ये साफ नहीं है कि मैं एक इंसान हूं और मेरा नाम आर्यन है, नीच इंसान नहीं? आर्यन को मालती द्वारा नीच इंसान पुकारा जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मालती, चुप रहो, मेरे लिए तुम एक बहुत ही निर्लज्ज और बेशर्म आदमी हो। मुझमें क्या बुराई है जो तुम मुझे बेशर्म कह रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत भी नहीं किया। आर्यन को याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिससे मालती ने उसे बेशर्म होने का ठप्पा लगा दिया। हालांकि आर्यन ने मालती के शरीर को कभी छुआ तक नहीं था। तुम अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रहे हो? जब से तुमने मेरा घूंघट छीना है तब से मेरे लिए तुम एक बेशर्म आदमी हो। मालती ने उस घूंघट की ओर इशारा किया जो उसके चेहरे को ढके हुए था। ओह बस करो, मैंने सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा ही तो देखा था, वैसे भी इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की, मालती ने उसे जानलेवा नजरों से देखा। तुम नीच कमीने, तुम उसे कभी नहीं समझोगे। मालती ने अपने शरीर से बर्फ की गहरी ऊर्जा यानी प्रोफाउंड आइस एनर्जी निकाली और उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। आसपास का तापमान अचानक नाटकीय रूप से गिर गया, यहां तक कि जहां आर्यन खड़ा था वहां की जमीन भी बर्फ से ढक गई। आर्यन की बातों ने मालती को और अधिक क्रोधित कर दिया था। ये पहली बार था जब उसने अपना आपा खोया था। न जाने क्यों मालती जब भी आर्यन से बात करती वो हमेशा हार जाती। वो आर्यन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। मालती रात के आकाश में उड़ने लगी और उसके शरीर की बर्फ ऊर्जा और भी शक्तिशाली होती गई। आकाश में उसने 5 विशाल उड़ती हुई तलवारें बनाईं, जिनकी लंबाई कम से कम 15 मीटर और व्यास 1 मीटर था। इस बार मालती वास्तव में आर्यन को मारना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा इस हमले में झोंक दी। मालती ने उन 5 तलवारों को नीचे खड़े आर्यन की ओर निर्देशित किया। मरो, भाग्य की हिम तलवार। मालती ने अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और वो 5 उड़ती हुई तलवारें आर्यन की ओर झपटी। उन तलवारों की गति से हवा का एक बहुत शक्तिशाली झोंका निकला। मालती इस बार मजाक नहीं कर रही थी। इतनी शक्ति 100 मीटर दूर की इमारत को तबाह करने के लिए काफी थी। आर्यन ने अपना खरीदारी का थैला जमीन पर रखा और आकाश की ओर उड़ा। अब वो मालती के ऊपर था। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, चलो इसे एक ही प्रहार में खत्म करते हैं। आर्यन ने अपनी एक विशेष चाल चली। मालती ये देखकर दंग रह गई कि आर्यन उड़ सकता है, क्योंकि केवल स्काई प्रोफाउंड रेल्म का साधक ही उड़ सकता था, वो भी सीमित समय के लिए। आर्यन जो केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर था, वो वास्तव में कैसे उड़ सकता था? एक बार फिर आर्यन ने मालती की सामान्य समझ को चुनौती दी थी। वो बार बार उसकी ताकत महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभी भी अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर ही दिख रहा था।
मालती की टेक्निक भाग्य की हिम तलवार जो पहले जमीन की ओर जा रही थी तुरंत ऊपर की ओर मुड़ गई और आर्यन की तरफ बढ़ी। ये टेक्निक तब तक अपने शिकार को नहीं छोड़ती जब तक उसका स्वामी इसे वापस न ले ले। आकाश जो पहले तारों से भरा था अचानक घने और गहरे बादलों से भर गया। आर्यन, निर्जन हथेलियां, पहली उंगली। आर्यन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई जिसकी केवल एक उंगली खुली थी। बादलों के पीछे से एक विशाल हथेली और उंगली प्रकट हुई जो आर्यन की हथेली का ही प्रतिबिंब लग रही थी। इस टेक्निक से एक डरावनी प्राचीन आभा निकल रही थी। यहां तक कि मालती जो उससे कई मीटर दूर थी इस दबाव से कांपने लगी। उसे इस हथेली से निकलने वाले बहुत शक्तिशाली दबाव का एहसास हुआ। आर्यन की टेक्निक निर्जन हथेलियां मालती की भाग्य की हिम तलवार के और करीब आ गई। बाम! टकराने से पहले ही मालती की तलवारें चकनाचूर हो गईं। आर्यन की विशाल हथेली मालती के और करीब आ गई। इस समय मालती अपना शरीर बिल्कुल नहीं हिला पा रही थी। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इससे पहले कि हथेली मालती तक पहुंचे आर्यन ने उसकी शक्ति वापस खींच ली और वो टेक्निक तुरंत गायब हो गई। आह! मालती उस प्रहार की बची हुई हवा के दबाव से जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन नीचे उतरा और मालती की हालत देखी। इस समय मालती जमीन पर दुबकी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसके सफेद फीनिक्स कपड़ों का 70% भाग फट चुका था। इस पल आर्यन मालती के शरीर को देख पा रहा था जो किसी संगमरमर की तरह बेदाग और सुंदर था। मालती की पलकें कांपीं। उसने आंखें खोलीं और आतंक के साथ आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों का सारा गर्व गायब हो चुका था और उसकी जगह अब डर ने ले ली थी। उसके पास पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं बचा था। आर्यन मालती की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आया मालती डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उसके हवाले कर दिया कि वो जो चाहे उसके साथ करे। उसने आर्यन के कदमों की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि किसी चीज़ ने उसके शरीर को ढक लिया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके शरीर पर एक कोट था। वो उलझन में आर्यन को देखने लगी। मौसम ठंडा हो रहा है, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। कोट देने के बाद आर्यन मुड़ा, अपना थैला उठाया और तेजी से वहां से निकल गया। मालती वहां अकेली रह गई। वो अभी भी समझ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। ये बहुत गर्म है। उसने आर्यन के दिए कोट को कसकर पकड़ लिया। उसे आर्यन बहुत अजीब लगा। हालांकि उसने 2 बार उसे मारने की कोशिश की थी, फिर भी आर्यन उसके प्रति दयालु था। बहन, क्या तुम ठीक हो? आकाश से एक आवाज आई। उसके बाद 2 महिलाएं नीचे उतरीं। उन्होंने भी मालती की तरह सफेद फीनिक्स कपड़े और चेहरे पर घूंघट पहना हुआ था। हालांकि उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन वो अपनी सुंदरता नहीं छुपा सकती थीं। मालती ने मुड़कर उन दोनों को देखा। माधवी, मृदुली, तुम दोनों वापस आ गईं। लेनवेन का क्या हुआ? माधवी ने तुरंत पूछा। सब ठीक रहा, लेकिन बहन, आपको क्या हुआ है? आपके कपड़े फटे हुए हैं और आपने ये कोट क्यों पहना है? कुछ नहीं, बस एक बहुत ही शक्तिशाली सीनियर से मुलाकात हुई थी। हमने कुछ तलवारें बदलीं और नतीजा ये हुआ। मालती को यह स्वीकार करने में शर्म आ रही थी कि वो एक युवक से हार गई है जो उम्र में उससे कई दशक छोटा है। क्या? वे दोनों चिल्ला उठीं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मालती हार गई। मालती इस समय हिम पर्वत कबीले की गुरु थी और बहुत कम लोग उससे आमने सामने लड़ सकते थे। माधवी और मृदुली को उम्मीद नहीं थी कि इस मरणशील दुनिया में कोई इतना महान साधक छिपा होगा। इसे छोड़ो, चलो कबीले वापस चलते हैं। मालती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक जादुई चिन्ह उभरा। ये एक जादुई जानवर का अनुबंध था। उनके सामने एक विशाल हिम पक्षी प्रकट हुआ जिसके पंख दूध जैसे सफेद थे। मालती ने माधवी और मृदुली को उस पर बैठने का इशारा किया। तीनों उस विशाल पक्षी की पीठ पर बैठ गईं। पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ते हुए शहर को पीछे छोड़ दिया। मालती ने दूर जाते शहर की ओर देखा और बुदबुदाई, आर्यन, मैं ये नाम याद रखूंगी। उसके बाद उसने अपनी नजरें शहर से हटा लीं। अध्याय 80। एक कंपनी की शुरुआत। आर्यन अपने विला में वापस उड़कर आया। आर्यन तुरंत विला के अंदर गया और रसोई की ओर चल दिया। आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके माधुरी की उपस्थिति खोजी। पता चला कि माधुरी अभी भी स्नान घर में थी। आर्यन ने चिकन और सब्जियां काटना शुरू किया। फिर उसने उन सभी सामग्रियों को धोया जो काटी गई थीं। आर्यन का इरादा मसालेदार सोया चिकन बनाने का था। उसने चूल्हा जलाया और पानी गर्म करना शुरू किया। जब पानी उबलने लगा तो आर्यन ने पानी में कुछ जड़ी बूटियां डालीं और धोया हुआ चिकन उस मसालेदार पानी में डाल दिया। जब सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह समा गए तो आर्यन ने चिकन को पानी से बाहर निकाला। उसने चिकन को कढ़ाई में डाला और उसे भूनना शुरू किया। आर्यन ने साथ में कुछ और व्यंजन भी बनाए। 20 मिनट के बाद पूरी मेज आर्यन के बनाए हुए भोजन से भर गई थी। अब माधुरी को बुलाने का समय है। आर्यन ऊपर गया और अपने कमरे में पहुंचा। जब उसने प्रवेश किया तो देखा कि माधुरी दर्पण के सामने खड़ी थी और अपने हाथों से अपनी त्वचा को छू रही थी। आर्यन उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया।
माधुरी चौंक गई कि आर्यन उसके पीछे था। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? पति, क्या आपको मुझ में कुछ अलग दिख रहा है? माधुरी ने खुद को आर्यन की बाहों से छुड़ाया और उसके सामने 360 डिग्री घूमकर अपना शरीर दिखाया। आर्यन ने माधुरी के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। वो अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। उसकी त्वचा अब पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी। ये आर्यन के साथ दोहरी साधना का प्रभाव था। केवल एक बार की साधना से ही माधुरी का शरीर निखर गया था। इतना ही नहीं, माधुरी ने कंडेंसेशन रेल्म के छठे स्तर को भी पार कर लिया था। अब वो साधिका के चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अब माधुरी और भी सुंदर लग रही है। आर्यन ने उसकी प्रशंसा की। आपका मतलब है कि पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? माधुरी ने ठंडी आह भरी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वो असंतुष्ट हो। ऐसा लगा जैसे आर्यन ने कुछ गलत कह दिया हो। नाराज मत हो, मेरी पत्नी तो हर समय सुंदर ही दिखती है। वो पास गया और उसका हाथ थाम लिया। ही, माधुरी हंसने लगी। पति, मैं तो बस आपको थोड़ा चिढ़ा रही थी। उसने फिर आर्यन को गले लगा लिया। संतुष्ट होने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। खाना तैयार है, चलो नीचे चलते हैं। आर्यन ने उसे पहली मंजिल पर भोजन कक्ष में चलने का निमंत्रण दिया। चलने की कोशिश करते समय माधुरी थोड़ा लड़खड़ा गई। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। पति, क्या ये आपकी गलती नहीं है कि आज दोपहर में आपने इसे करते समय बहुत कठोरता दिखाई? माधुरी ने शिकायत की। आर्यन समझ गया, जो महिला पहली बार दोहरी साधना करती है उसे उस हिस्से में दर्द होना स्वाभाविक है। हर सामान्य महिला की स्थिति अभी माधुरी जैसी ही होती। उसने माधुरी को गोद में उठा लिया और एक राजकुमारी की तरह लिए, मैं तुम्हें नीचे ले चलूंगा। वो उसे लेकर पहली मंजिल पर आ गया। ये दूसरी बार था जब माधुरी को इस तरह लिया जा रहा था। वो बहुत खुश थी। भोजन कक्ष में पहुंचकर आर्यन ने उसे नीचे उतारा। माधुरी ने देखा कि मेज पर भोजन की कई प्लेटें बहुत करीने से सजाई गई थीं। बैठो। आर्यन ने उसके लिए कुर्सी खींची। माधुरी तुरंत बैठ गई, जबकि आर्यन उसके सामने बैठ गया। दोनों ने रात का खाना शुरू किया। जब आर्यन खाना लेने वाला था तो माधुरी ने उसे रोक दिया और खुद उसे परोसने लगी। अब माधुरी की बारी थी अपने पति की सेवा करने की। दोनों ने बहुत खुशी खुशी भोजन किया। आर्यन, हाँ माधुरी, मैं कहना भूल गया था कि अब तुम एक साधिका बन चुकी हो, इसलिए अब से तुम अमर बनने का अभ्यास कर सकती हो। अमर? माधुरी थोड़ी उलझन में थी। उसे साधकों के बारे में कुछ नहीं पता था। चूंकि वो नहीं समझती थी, आर्यन ने उसे शुरू से सब कुछ समझाया। 20 मिनट के भाषण के बाद वो समझने लगी। ओह, तो क्या अब से मैं मार्शल आर्ट्स फिल्मों की तरह चीजें कर सकती हूँ? उसे ऐसी फिल्में बहुत पसंद थीं। वो हमेशा कल्पना करती थी कि वो उड़ सकती है और किसी सुंदर और महान व्यक्ति से मिल सकती है, और अब उसे वो मिल गया। आर्यन, हाँ, ये तुम्हारे स्तर पर निर्भर करता है। अभी तुम टीवी के दृश्यों की नकल नहीं कर सकती। वैसे भी तुमने अभी तक साधकों की बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं। तो पति, उड़ने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? वो जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसकी आंखों में चमक देखकर आर्यन ने अपनी क्षमताओं का थोड़ा प्रदर्शन किया। ध्यान से देखो। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। एक आग प्रकट हुई और उसके हाथ को ढक लिया। तुम देख सकती हो कि मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से से आग निकाल सकता हूं। आर्यन ने गर्व से उसे दिखाया। ताली, ताली। ये अद्भुत चीज देखकर माधुरी ने तालियां बजाईं। पति वाकई महान है। तुम्हें प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। एक दिन तुम भी मेरी तरह बन सकती हो। आर्यन ने हाथ की आग बुझा दी। लेकिन मैं साधकों की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। वो थोड़ी निराश थी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तक तुम्हारे पास दृढ़ निश्चय है, तुम सब कुछ कर सकती हो। आर्यन ने उसे प्रोत्साहित किया। हाँ, माधुरी मुस्कुराई और सिर हिलाया। खाना खाने के बाद आर्यन ने बर्तन धोने में उसकी मदद की। पत्नी, मैं एक छोटी कंपनी बनाने की योजना बना रहा हूं। तुम्हारा क्या विचार है? आर्यन ने उससे सलाह मांगी, जो व्यापार की रानी थी। एक कंपनी? अचानक क्यों? वो कारण जानना चाहती थी। तुम जानती हो कि साधक बनने के लिए हमें जल्दी आगे बढ़ने के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत है। उनकी कीमत बहुत अधिक है और हमें उन्हें खरीदने के लिए धन की चाहिए। आर्यन को अपना वित्तीय संकट हल करना था, अन्यथा प्रिया और माधुरी की शक्ति बढ़ाना बहुत कठिन था। आप क्यों परेशान हैं? आप मेरे पैसे का उपयोग कर सकते हैं। आखिर अब मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा पैसा आपका ही है। माधुरी को कोई आपत्ति नहीं थी। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं,
मैं तुम्हारे पैसे का उपयोग नहीं कर सकता। एक पुरुष होने के नाते मैं खुद का पैसा कमाना चाहता हूं। एक स्वतंत्र पुरुष के रूप में वो खुद कमाना चाहता था। वो माधुरी की मेहनत की कमाई का उपयोग नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं समझ सकती हूं। माधुरी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना परिपक्व होगा। उसकी जगह कोई और होता तो वो खुशी खुशी पैसे ले लेता। उसने हमेशा आर्यन के फैसले का समर्थन करने का मन बनाया। तो आप किस चीज़ की कंपनी बनाना चाहते हैं? मैं एक कॉस्मेटिक कंपनी बनाना चाहता हूं। तुम्हारा क्या विचार है? पृथ्वी पर लौटने के बाद से ही वो एक कॉस्मेटिक कंपनी बनाना चाहता था। आर्यन के पास सुंदरता के लिए असाधारण प्रभाव वाली क्रीम और मलहम बनाने के कई प्राचीन नुस्खे थे। अध्याय 81 रात में अनचाहे मेहमान। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। तो आप कौन सा उत्पाद बेचना चाहते हैं? माधुरी ल्यू यूए में पूछा कि आर्यन के पास बिक्री के लिए कौन से सौंदर्य उत्पाद हैं। मेरे पास सौंदर्य के कई नुस्खे हैं जिनके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। उदाहरण के लिए, आर्यन ने परिद्वार के भंडार कक्ष के अंदर से एक मरहम निकाला। मैंने इसका नाम कुचू मरहम रखा है। ये मरहम दाग धब्बों को दूर कर सकता है, जिससे शरीर पर कोई निशान नहीं दिखाई देता। माधुरी इसके प्रभाव सुनकर थोड़ी हैरान हुई। वर्तमान में बाजार में ऐसे मलहम केवल 70-80% दाग ही हटा पाते हैं, जिसका अर्थ है कि थोड़े निशान फिर भी रह जाते हैं। महिलाएं आमतौर पर ऐसे छोटे निशानों से असंतुष्ट रहती हैं, इसलिए वे कुचू मरहम के बारे में सुनकर बहुत खुश होंगी, जो उनके निशानों को 100% मिटा सकता है। फिर और क्या है? माधुरी की रुचि बढ़ती जा रही थी। अगर ये चीज़ें बेची गईं तो बाजार में इनकी बहुत मांग होगी। इस बार आर्यन ने एक सौंदर्य क्रीम निकाली। अगली ये क्रीम है जो महिलाओं को 10 साल छोटा दिखा सकती है। यदि आप इस क्रीम का लगातार उपयोग करते हैं तो इसका प्रभाव स्थायी हो जाएगा। माधुरी ने तुरंत वो क्रीम अपने हाथ में ले ली। पति, क्या इसका प्रभाव वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने बताया? हाँ, इस क्रीम का प्रभाव वास्तव में वैसा ही है। आर्यन ने सिर हिलाया। माधुरी ने अपने हाथ में मौजूद क्रीम को देखा। यदि इसका प्रभाव आर्यन के बताए अनुसार हुआ तो ये वैश्विक बाजार को हिलाकर रख देगा। पति वाकई असाधारण है। इन दो चीज़ों के साथ मुझे यकीन है कि आप जो कंपनी बनाएंगे वो सफल होगी और भारी मुनाफा कमाएगी। ये कहते समय माधुरी बहुत उत्साहित दिख रही थी। आर्यन, सच में? हाँ, ये मेरी 100% गारंटी है। माधुरी ने सिर हिलाया। तो अभी आपके पास कितना बजट है? वो जानना चाहती थी कि आर्यन के पास कितना पैसा है। एक छोटी कंपनी बनाने के लिए भी कम से कम 2-5 करोड़ $20 to 50 मिलियन की पूंजी की आवश्यकता होती है। अभी मेरे खाते में केवल कुछ लाख रुपए ही हैं। आर्यन ने अपनी राशि बताते समय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। उसका इरादा अतिरिक्त पैसे के लिए स्वर्ग के आड़ू बेचने का था। माधुरी ने उसे शुरुआती पूंजी देने के बारे में सोचना शुरू किया, और वैसे भी उसके लिए 5 करोड़ की राशि बहुत बड़ी नहीं थी। पति को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ संभाल लूंगी। कंपनी बनने के बाद आपको बस पर्दे के पीछे से इसे नियंत्रित करना होगा। माधुरी सब कुछ संभाल लेगी। आखिर आर्यन अभी भी स्कूल में था और उसके लिए कंपनी की कानूनी कागजीवाई पूरी करना असंभव था। ठीक है, अब वो उसकी नेक नियति को और मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि आखिर वे एक जोड़ा थे। बहुत अच्छा, मैं कल ही कॉपीराइट के लिए इन नुस्खों को रजिस्टर करवा दूंगी। उसने आर्यन से दोनों उत्पादों की सामग्री मांगी। आर्यन ने मरहम और क्रीम के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां लिखीं और माधुरी को सौंप दी। ओह हाँ, आपने ये नहीं बताया कि कंपनी का नाम क्या होगा। आर्यन सोचने लगा कि उसकी कंपनी के लिए क्या नाम अच्छा रहेगा। अप्सरा कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा लग रहा था। माधुरी, हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन क्या आप निश्चित हैं या फिर से सोचना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ये नाम कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त हैं। आर्यन ने मन बना लिया। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं। चर्चा खत्म करने के बाद माधुरी ने आर्यन का फ़ोन लिया और अपनी सचिव को फ़ोन करके कंपनी स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कल मेरी सचिव सब संभाल लेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आर्यन माधुरी को लिविंग रूम में ले गया और दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। माधुरी एक रोमांटिक नाटक देखते हुए आर्यन के कंधे पर सिर टिकाकर लेट गई। टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी बजी। रात के समय कौन मिलने आया है? आर्यन सोफे से उठा। पति, मुझे दरवाज़ा खोलने दीजिए। माधुरी ने उसका हाथ खींचा और उसे फिर से बैठने को कहा। वो खुशी खुशी प्रवेश द्वार की ओर गई। घंटी बजती रही। एक पल रुकिए, मैं आ रही हूं। जैसे ही माधुरी ने दरवाज़ा खोला, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। सामने खड़ी सुंदर महिला को देखकर वो सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई चोर हो जिसे पहली पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि आर्यन की पहली पत्नी प्रिया थी। प्रिया ने साधारण पोशाक पहनी थी और उसके बालों में नीला रिबन लगा हुआ था। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। माधुरी दीदी, क्या आर्यन अंदर है?
प्रिया ने पूछा, हालांकि उसे वास्तव में पता था कि वो इसी विला में है। माधुरी ने सिर हिलाया और उसे अंदर आने का इशारा किया। प्रिया विला के अंदर आई और उसके इंटीरियर को देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास इतना बड़ा विला होगा। प्रिया, आर्यन अभी कहाँ है? वो फैमिली लाउंज में है। माधुरी उसे उस रूम की ओर ले गई। रास्ते में माधुरी हमेशा नीचे देख रही थी और उसने एक शब्द नहीं कहा। वो डरी हुई थी कि कहीं प्रिया को उसके और आर्यन के वर्तमान रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। प्रिया ने तिरछी नज़र से माधुरी को देखा, जो उससे डरी हुई लग रही थी। अध्याय 82 सुखी जीवन। माधुरी लियू युए और प्रिया जाओ यानियन आखिरकार उस कमरे में पहुंचे जहां आर्यन था। आर्यन उस समय ध्यान से टेलीविजन देख रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर आर्यन ने तुरंत पूछा, माधुरी पत्नी, वो कौन है जो रात के समय दरवाजे की घंटी बजा रहा है? ये कहते समय आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही आर्यन ने प्रिया के सामने उसे पत्नी पुकारा, माधुरी तुरंत घबरा गई। गया, सब खत्म हो गया। प्रिया को अब सब कुछ पता चल चुका था। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो आर्यन के पास गई और अपने हाथों को उसके गले में डाल दिया। पति, प्रिया ने बहुत कोमल स्वर में आर्यन के कान में फुसफुसाया। आर्यन ने तुरंत ये आवाज़ पहचान ली। वो घबराहट में खड़ा हो गया। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन काफी हैरान था कि प्रिया अचानक उसके विला में आ गई। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? प्रिया थोड़ी असंतुष्ट दिखी। मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? मैंने तो तुम्हें अभी तक इस जगह के बारे में बताया भी नहीं था। पति, मेरे साथ आओ। कुछ ऐसा है जिस पर मुझे तुमसे निजी तौर पर चर्चा करनी है। प्रिया ने आर्यन को अपने पीछे आने को कहा। कमरे से बाहर निकलने से पहले प्रिया ने माधुरी की ओर देखकर एक मुस्कान दी। आर्यन बेबसी में प्रिया के पीछे पीछे चल दिया। हा, देखो कौन चोरी करते पकड़ा गया, अवनी आर्यन के मन में बोली। अवनी ने पूरे दिन आर्यन से बात नहीं की थी। आमतौर पर जब महिलाओं के मामलों की बात आती थी तो वो सबसे ज्यादा शोर मचाती थी। क्या तुमने ही प्रिया को मेरे यहाँ होने के बारे में बताया? आर्यन ने अवनी से पूछा। हाँ, मैंने ही छोटी बहन प्रिया को तुम्हारी जगह बताई, क्योंकि उसने खुद मुझसे पूछा था। ही। अवनी आर्यन की परेशानी पर हंस पड़ी। पति, प्रिया ने आवाज दी। हाँ, आर्यन ने तुरंत अवनी से बात करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान प्रिया पर लगा दिया। पति, आपने कहा था कि आपका माधुरी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि आपने उसे माधुरी पत्नी कहा। तो क्या आप इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे? प्रिया ने दुखी स्वर में कहा। यह देखकर आर्यन को प्रिया के प्रति बहुत अपराध बोध हुआ। प्रिया, मेरी बात सुनो। पहले मैंने जो कहा था वो सच था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि माधुरी के साथ मेरा रिश्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन तुम यकीन रखो कि मैं अपनी प्यारी प्रिया से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आर्यन ने बहुत गंभीरता से कहा। सच में? तो मुझे बताओ, क्या तुमने माधुरी के साथ वो किया? प्रिया ने पूछा। शुरू से ही प्रिया को अवनी के माध्यम से सब कुछ पता था। वो केवल आर्यन की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहती थी। हाँ, मैंने माधुरी के साथ किया है। अब वो भी मेरी स्त्री है, आर्यन ने ईमानदारी से जवाब दिया। ही, मुझे खुशी है कि तुम मुझे सच बताना चाहते थे। प्रिया, तुम नाराज नहीं हो? आर्यन जानना चाहता था कि क्या वो उससे गुस्सा है। हूँ? मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तुमने कोई गलती नहीं की है। मैंने शुरू से ही बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं तुम्हें दूसरी महिला रखने की अनुमति देती हूँ। जब तक कि तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए जगह है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। शुरू से ही मैं जानती थी कि मैं तुम्हें अकेले अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारा शरीर एक विशेष प्राचीन यांग शरीर है, जहाँ तुम्हें अपने शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सारी स्त्री यिन की आवश्यकता है। प्रिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा शरीर इतना खास है? क्या अवनी ने तुम्हें बताया? आर्यन ने कभी विशेष रूप से अपने शरीर के बारे में प्रिया को नहीं बताया था, इसलिए केवल अवनी ही उसे बता सकती थी। तुम सही कह रहे हो, अवनी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। क्योंकि वो तुम्हारी पहली स्त्री है, मुझे वो सब करना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ ताकि तुम्हारी मृत्यु ना हो। प्रिया ने फिर आर्यन को गले लगा लिया। मुझे बहुत डर लगता है। अगर अचानक तुम्हारे शरीर यांग के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी कितनी स्त्रियां हैं। जब तक तुम जीवित हो, मुझे खुशी मिलती है। प्रिया आर्यन की बाहों में रोने लगी। आर्यन ने प्रिया को बहुत कसकर गले लगाया और उसके लंबे बालों को सहलाया। वो बहुत आभारी था कि उसके पास प्रिया जैसी समझदार स्त्री थी। 10 मिनट बाद प्रिया आखिरकार शांत हो गई। पति, चलो वापस कमरे में चलते हैं। माधुरी दीदी काफी समय से इंतजार कर रही होंगी। प्रिया फिर से खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान खिलते हुए फूल की तरह सुंदर थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे वापस लिविंग रूम में ले गई। जब आर्यन और प्रिया कमरे में वापस आए तो दोनों ने देखा कि माधुरी सोफे पर सिर झुकाए बैठी थी। यहां तक कि जब वे कमरे में आए तब भी माधुरी ने डर के मारे प्रिया की ओर नहीं देखा। माधुरी डरी हुई लग रही थी। प्रिया तुरंत उसके पास गई। माधुरी दीदी, क्या आप ठीक हैं? प्रिया ने सबसे पहले उसकी स्थिति पूछी। माधुरी ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। अच्छा तो दीदी, अब आर्यन के साथ आपका क्या रिश्ता है?
जिस बात का डर माधुरी को था वो आखिरकार हो ही गई। प्रिया ने उसे आर्यन के साथ संबंध रखते हुए पकड़ लिया। प्रिया छोटी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने ही पहले आर्यन को लुभाया था, इसलिए कृपया इसके लिए उसे दोष मत देना। माधुरी ने प्रिया से माफी मांगी। ही, मैं आपसे नाराज नहीं हूं दीदी, मैं जानती हूं कि आप आर्यन से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए अब से हम एक ही परिवार हैं, इस परिवार में आपका स्वागत है। प्रिया ने माधुरी का परिवार के नए सदस्य के रूप में स्वागत किया। प्रिया की बात सुनकर माधुरी दंग रह गई। जो बोझ उसके दिल पर था वो अब उतर चुका था। प्रिया छोटी बहन, धन्यवाद। माधुरी और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आर्यन उन दोनों के पास गया और बीच में बैठ गया। उसने दोनों की कमर थामी और इन दोनों खूबसूरत देवियों को अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम दोनों से सच में बहुत प्यार करता हूं। बाएं और दाएं हाथ में दो बेमिसाल खूबसूरत देवियों को पाकर आर्यन बहुत खुश था। प्रिया और माधुरी ने अपना सिर आर्यन के सीने पर रख दिया। तभी आर्यन के हाथ थोड़े शरारती होने लगे और उसने उन दोनों के वक्षों को छूना शुरू कर दिया। उन दोनों ने केकड़े के पंजों की तरह आर्यन की कमर को मरोड़ दिया। बचाओ, यहाँ एक पत्नी है जो अपने पति को मारना चाहती है, आर्यन दर्द से चिल्लाया। वास्तव में उसे दर्द नहीं हो रहा था, वो बस उन दोनों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था। पति फिर से शरारती होने लगे हैं। माधुरी दीदी, इन्हें सबक सिखाने में मेरी मदद कीजिए। कमरे में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा जीवन बुरा नहीं है। आर्यन ऐसा जीवन पाकर बहुत आभारी था।